नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है सितारा शाम और इसकी राइटर हैं आमना रियाज। होपफुली कि आप लोगों को ये नावल पसंद आए, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। जलालुद्दीन ने फाइल बंद करके मेज़ पर खिसका दी और दाएं हाथ से आंखें मसलता टांगे फैलाकर नीम दराज हो गया। आज का सारा दिन ही बेहद थका देने वाला था। नई नई मुलाजमत, कम तनख्वाह, लेकिन तरक्की के लालच ने उसे दिन रात कोहलों के बेल की तरह जुते रहने पर मजबूर कर दिया था। फिर लॉ चैम्बर के धक्के और आखिर में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मगजमारी। हर गुजरते दिन के साथ उसे अपना वजूद दीमक लगी लकड़ी की तरह भरभरा होता महसूस होता था। कितने दिन गुजरे वो सुकून से सो भी नहीं सका था। उस वक्त भी अभी नींद ने पूरी तरह उसके ज़हन पर गलबा नहीं पाया था कि कोई चीज़ उसके हाथ से टकराए और वो हड़बड़ा के सीधा हो बैठा। उसका दिल बेहद बेहंगम तरीके से धड़क रहा था। आंखें फाड़कर उसने उस चीज़ को तलाश करना चाहा जो उसके हाथ से टकराई थी, मगर टेबल लैंप की रोशनी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी गैर मामूली पन की तरफ इशारा करती हो। वो कुछ देर उसी तरह मतलाशी और खौफज़दा नज़रों से देखता रहा। फिर उसके खौफ में बतदरीज कमी वाक़ई होने लगी और बलाखिर उसके लबों पर झिंपी हुई सी मुस्कुराहट फैल गई। नींद में डर जाना कुछ ऐसी गैर मामूली बात भी नहीं, ख़ुसूसन तब जब पिछली 17 रातों में आप बराए नाम सो पाए हो। अब भी उसे नींद नहीं आ रही थी, यानी बेआराम रातों में एक और बेआराम रात का इजाफा। उसकी बीवी दूसरी तरफ मुंह किए सो रही थी। वो उठकर खिड़की तक आ गया और पर्दे हटा दिए। फिर चौंक सा गया। शीशे पर बारिश की बूंदें जल तरंग बजा रही थी और तेज़ हवा में यूकलिप्टस के पत्ते फड़फड़ा रहे थे। उस खिड़की से हवेली का बाग साफ दिखाई देता था, जो उस वक्त खूब अंधेरे में डूबा हुआ था। बड़े फाटक के लैंप पोस्ट रोशन थे और जिनकी रोशनी बारिश की बूंदों के साथ घुल मिलकर ड्राइव वे के कुछ हिस्से को रोशन कर रही थी। जलालुद्दीन को ख्याल आया, अगर इस सफ़ेदे के दरख्तों में घिरी हुई इमारत को बिल्कुल सामने खड़े होकर देखा जाए तो यह इमारत अपने पहले तासुर में बिल्कुल आसेब ज़दा सी लगेगी। बिल्कुल चुपचाप, पुरशिकवा मगर पुर हैबत। उसे एक और ख्याल आया कि यहाँ बसने वाले भी तो नॉर्मल नहीं है, सब के सब अजीबो गरीब रवैयों के मालिक। वो यहाँ होती, उसकी ज़िंदगी यानी उसके रत जगह में शरीक होती, तो ज़रूर कहती, मैं तो जिस रोज़ से इस घर में आई हूँ यही कह रही हूँ, मगर तुमको मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। याद आई तो भूली बसरी मुस्कुराहट भी लबों का अहाता करने चली आई। अब सो जाना चाहिए। सुबह फिर कोर्ट जाने का ख्याल आ रहा था, सो उसने पर्दा बराबर किया और लेट गया और आंखों पर हाथ रख लिया। कमरे में नाइट बल्ब ऑन था, सो वो भी गुल हुआ, मगर दिल रोशन था यादों से, बातों से। क्या खूब होता अगर मैं मोहब्बत न करता। ये सारा फसाद इसी मोहब्बत का फैलाया हुआ है। आज बस मर्दा ख्यालात की रात थी, सो एक और बेकार सा ख्याल चुपके से चला आया। दिल को रात भर फरागत थी। उसने फ़ौरन दिल को रपटा, गधे, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। अफसुर्दगी पर बदमज़गी छा गई। बड़ी पुरानी बात है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन मेरे तो अभी भी 4 ही खाने हैं और मैं तुम्हारे बाएं जानिब रहता हूँ। दिल ने इतरा इतला दी, मैं तुमसे बातों में कभी नहीं जीत सकता। मेरे मामलात में दिमाग की दखल अंदाजी तर्क कर दो, जीत तुम्हारा ही मुकद्दर होगी। एक ही बार तुम्हारी बात मानी थी, आज तक भुगत रहा हूँ। बहस और तूल पकड़ती, लेकिन उसी वक्त उसके मोबाइल की बिप बजने लगी। मोबाइल साइड टेबल पर रखा था। जलालुद्दीन ने अपनी बीवी की नींद ख़राब हो जाने के ख्याल से झपट कर फ़ोन उठाया और बिना नंबर देके कान से लगा लिया। क्या आप जलालुद्दीन साहब बात कर रहे हैं? अजनबी मर्दाना आवाज़ थी। जलालुद्दीन चौंका। जी हाँ, देखिए, मैं इंस्पेक्टर खुर्शीद नवाज़ बात कर रहा हूँ। जन्नत बीबी से आपका क्या ताल्लुक़ है? इंस्पेक्टर की आवाज़ बेहद करख्त थी। जलालुद्दीन की छठी इसने कोई सिग्नल दिया था। जी वो मेरी। इंस्पेक्टर ने बदतहजीबी से उसकी बात काट दी। वो आपकी कोई भी हो, हमने सिर्फ ये बताना था कि जन्नत बीबी हमारी हिरासत में है। थोड़ी देर पहले हमने उसे फतेह शेर कॉलोनी से उसके शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। हमें खबर मिली थी कि आप जन्नत बीबी के रिश्तेदार हैं। मेहरबानी फरमाकर आप थाने तशरीफ़ ले आइए ताकि कुछ ज़रूरी नोयत की कार्रवाई पूरी की जा सके। ऐलान ख़त्म। फ़ोन बंद। जलालुद्दीन का दिमाग माऊफ हो रहा था, गोया ये थी वो इत्ला जिसके कबल इस वक्त अंदेशे ने उसे सोने नहीं दिया। उसने उठने की कोशिश की, मगर अपनी जगह से हिल भी ना सका। सदमे ने उसकी हिम्मत छीन ली थी। फिर वो उठा और ड्रेसिंग में घुस गया। चंद मिनट बाद जब अपनी बरसाती पहनकर वो बड़ी खामोशी के साथ उस भूत बंगले से निकल रहा था, तो उसका दिल चाह रहा था खूब चीख चीख कर रोए, क्योंकि आसमान पर पुरुम्मीद का एक भी सितारा दिखाई नहीं दे रहा था।
जलालुद्दीन ने मायूसी और बेबसी के बोझ से अपने कंधों को झुकते महसूस किया था। अच्छी भली सुकून से गुजर रही थी। क्या पता था कभी ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। एक तो रात गए मिलने वाली खबर बुरी ने यूं भी उसे ज़हनी तौर पर नातमा कर छोड़ा था। दूसरे मकामी पुलिस स्टेशन के अमले का रवैया इंतहाई हौसला शिकन। खुदा जाने वो क्यों भूल गया कि वो मुलजिमा के रिश्तेदार की हैसियत से यहाँ आ रहा है। ज़हनी तौर पर तैयार होकर आता तो यकीनन इतनी कोफत का सामना न करना पड़ता। देखिए मोहतरम, बड़ी मिन्नतों के बाद इसकी बात सुन लेने पर राज़ी हुए एसएचओ ने अपने स्टाफ मेंबर्स की तरह बद तहजीबी का मुजाहरा करते हुए उसकी तरफ बात काट दी थी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि आपका मुलजिमा से क्या रिश्ता है। आप उसके भाई हैं, बाप हैं या शौहर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि जन्नत बीबी ने अपने शौहर के कत्ल का एतराफ़ किया है और आपने मुलजिमा को छुपाकर उसके जुर्म में उसका साथ दिया है। इस हिसाब से तो आपको भी इस वक्त सलाखों के पीछे होना चाहिए था। शुक्र करें कि हमने आपको कुर्सी पर बिठाया हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं मैंने जन्नत को छुपा रखा था? जलालुद्दीन झुंझलाकर बोला। आपका मुलाजिम गवाह है। एसएचओ मुस्कुराया। जलालुद्दीन के दिलो दिमाग में गुस्से की शदीद लहर उठी थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता उसके वकील ने संजीदगी से कहा, आप मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर उसने एक फ़ाइल एसएचओ के सामने रख दी। ये जन्नत की रिपोर्ट्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि जन्नत शी इज़ फ्रैंक दोहरी शख्सियत है और आज से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से ज़ेरे इलाज है। वो जो भी बोलती है या करती है इसकी सदाकत को जांचने के लिए इस बीमारी को मद्देनज़र रखा जाना ज़रूरी है। वकील साहब तहम्मुल से वजाहत कर रहे थे। एसएचओ ने चौंक कर फाइल पकड़ ली। कुछ सफ़हात पलटे, फिर बारी बारी उन दोनों को देखा। यानी लड़की पागल है? जलालुद्दीन ने शिद्दत कर्ब से आंखें भींच ली। कोई आम इंसान जो इस बीमारी से वाकिफ़ नहीं है उसके लिए शिज़ोफ्रेनिक पागल ही होता है, लेकिन दरअसल ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसकी अलामात हर मरीज़ में अलग होती हैं। जैसे जन्नत, इसे 4 साल पहले ये लगना शुरू हुआ था कि इसने अपने शौहर को कत्ल किया, जबकि वो तो शादीशुदा ही नहीं है। जलालुद्दीन की रंगत ख़तरनाक हद तक जर्द हो रही थी। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं मामलात निपटा कर आता हूँ, उसने झुककर जलालुद्दीन से धीमी आवाज़ में कहा। जलालुद्दीन खामोशी से उठा और बाहर आ गया। बरामदे के आगे मतवाजी छत से पानी की धारें बह रही थी। बारिश अलबत्ता रुक चुकी थी। वो ग्रिल पर मुट्ठियाँ जमाकर अंधेरे को घूरने लगा। कैसी थी ज़िंदगी? अब तो तेज़ आवाज़ से बिखरे पत्तों की मानिद लगती। जिस रोज़ उसने रहमतुल्लाह और उसकी बीवी को जन्नत की जिम्मेदारी सौंपी, किस कदर मुतमईन हो गया था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वक्त से बड़ा मरहम भी भला कोई है? गर्दिश दौरान ने तो जाने किस किस चीज़ पर गर्द जमा दिया। उसे लगा जन्नत अब महफूज है, लेकिन आज की रात क़यामत की रात थी। उसकी आंखों में किरचियाँ सी भर रही थी। तभी एक हाथ कंधे पर आ रुका। वो पलटा। फ़िक्र मत करो जलालुद्दीन, सब ठीक हो जाएगा। मसूद खफीफ सा मुस्कुराया था। जलालुद्दीन को लगा उसका दोस्त मुस्कुराहट के छींटे लगाकर उम्मीद ताज़ा कर रहा है, मगर वो खुद मुस्कुरा भी ना सका। क्या कहते हैं, मबहम सा सवाल था। ज़मानत करवाना पड़ेगी और ज़मानत के लिए सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। मसला ये है कि जन्नत का बयान रिकॉर्ड हो चुका। उसने एक बालिग जुर्म ना किया होता तो मामला निपटाना आसान था। अब इस केस पर मेहनत करना पड़ेगी, मसूद ने कहा। हम सुबह का इंतज़ार कर लेते हैं। पागल मत बनो, बाकी रात यहाँ बैठकर नहीं बिताई जा सकती। हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जन्नत यहाँ कैसे रहेगी? जलालुद्दीन ने खाइफ होकर कहा। नहीं मसूद, मैं उससे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, वो मर जाएगी। वो रो देने को था। मसूद ने मजबूती से उसका कंधा थाम लिया। मजबूरी है जलाल, यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी और जन्नत की फ़िक्र ना करो, लेडीज़ स्टाफ भी है यहाँ, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सुबह अदालत खुलते ही मैं ज़मानत के कागजात तैयार करवा लूँगा। जलालुद्दीन गोमगो कैफियत में खड़ा रहा। फिर उसने दिल पर पत्थर रखते हुए पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, मगर एसएचओ बड़ा खरांट है, परमिशन नहीं दे रहा। उसके लिए भी सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। मसूद बेबसी से जैसे उसे पागल ही कर दिया था। मसूद ने तरहम से उसे देखा। मैंने पहले ही कहा था, यूँ छुपा कर रखना ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा। तुम्हें उसे पहले ही फाउंटेन हाउस भिजवा देना चाहिए था। मसूद की आवाज़ बेहद धीमी थी। जन्नत पागल नहीं है मसूद। अल्लाह जानता था ये जलालुद्दीन कि उस लम्हे उसने खुद पर कैसे जब्त किया था। गम व गुस्से से इसकी आवाज़ फट रही थी, तनफ्फुस तेज़ हो गया था और आंखें लाल अंगारा होकर दहक रही थी। मसूद ने बगौर उसकी हालत देखी और कुछ भी कहने से बाज रहा, क्योंकि वो जानता था उसे कुछ भी समझाना बेकार होगा। उसने दोस्ताना अंदाज में उसका शाना थपका और बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, आओ घर चलते। जलालुद्दीन ने थके आरे कदम बाहर की सिमत बढ़ा दिए। फिर जिस वक्त मसूद के घर के बाहर गाड़ी रोकी, मसूद कुछ मिनट सोचता रहा, फिर हौसला देने वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाकर उतर गया। अभी 2 कदम ही चला होगा कि जलालुद्दीन ने खौफजदा होकर उसे पुकार लिया।
तुम जन्नत को बचा लोगे ना मसूद? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरी क्या बसात है यार, अल्लाह बचाएगा। मसूद ने बढ़ के उसके कंधे को भरपूर तरीके से थपका। इतनी जल्दी हौसला हार दोगे तो ज़िंदगी का सामना कैसे करोगे? अल्लाह पे भरोसा रखो, इंसान कुछ नहीं करते, जो करता है खुदा करता है। जलालुद्दीन की आंखें जल रही थी। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी बढ़ा दी और बेमकसद बारिश से भीगी सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। उसे बार बार रहमतुल्लाह का मलतजी लहजा याद आ रहा था। मेरी जनानी की गलती है साहब, बच्चों की लड़ाई में खुद कूद पड़ी। पड़ोसियों ने गुस्से में आकर पुलिस को इतला दे दी कि फ्लैट नंबर 12 में कोई औरत चीखती रहती है। पुलिस आई तो बीबी साहब ने उन्हें सब सच बता दिया। माफ़ कर दो साहब, हमसे आपका नुकसान हुआ, मगर आप तो माई बाप हो, आपने ही सर से हाथ उठा लिया तो किसी औरत को घर में छुपा कर रखने के इल्ज़ाम में हम गरीब धर लिए जाएंगे। वो रोता जाता था और कहता जाता था। जलालुद्दीन ने आंखें ज़ोर ज़ोर से झपक कर आंसू को धकेलना चाहा, मगर सीने में कर्ब के झक्कर से चलने लगे थे। हलक में सिसकियाँ ओधम मचा रही थी, आंखों में किरचियों की चुभन बढ़ने लगी थी। हवा शदीद थी, माजी के औराख खुद ब खुद पलटने लगे और माजी का सफ़र हर एक के लिए खुशकुन भी नहीं होता। जलालुद्दीन का दर्द दो चंद हुआ था। बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो सीने में दबी सिसकियों को रोक नहीं सका। और उस रोज़ जब सड़कों पर सुबह काजिब के आसार नमूदार होना शुरू हुए, बस मर्दा और मायूस जलालुद्दीन गाड़ी के स्टीयरिंग पे सर टिकाकर बच्चों की तरह रो दिया। माजी का सफ़र उसे आंसुओं की हमराही में तय करना था। गर्मियों के तवील दिन थे, सूरज धूप नहीं आग उगलता था। सारा सारा दिन खेतों पर सुनहरी गुबार छाया रहता, जिससे बसारत गुम होती महसूस होती थी। चुरिंद परिंद बुलाए बुलाए फिरते, लेकिन किसानों को ये मौसम कुछ नहीं कहता। उन्होंने सारा साल कटाई के उस मौसम की राह देखी हुई है। इस मौसम में गाए जाने वाले मखसूस गीत वो सारा साल गुनगुनाते हैं, ताकि उनके बच्चे इन गीतों को याद करें और जब कटाई शुरू हो तो ज़ोरों शोर से उन गीतों को गाएं और उनकी हिम्मत बढ़ाएं। ढोल की थाप उनके वजूद में बिजली भर देती है, और जब ढोल और गीत के बोल एक साथ उनकी समाज से टकराते हैं तो वो एक अजब वल्वला अंगेज़ जज्बे के तहत अपनी दरांतियाँ लेकर आगे बढ़ते हैं और खेत साफ कर डालते हैं। जब एक किसान का खेत मुकम्मल हो जाता है तो वो दूसरे किसान के खेत में उसका हाथ बटाने पहुंच जाता है, और यूँ कटाई का मौसम ख़त्म होने से कबल सबके खेत खाली हो जाते हैं। दीन मोहम्मद भी उन्हीं किसानों में से एक था। पंजाब के मगरबी इलाके में दीपालपुर से थोड़ा आगे उसका गाँव था। 6 मुरब्बा ज़मीन थी जिसे वो बड़ी चाह से काश्त करता था। उसने चंद मुलाजिम भी रखे थे, मगर बुवाई और कटाई के दिनों में मालिक और नौकर का फ़र्क भुला देता था। 6 मुरब्बा ज़मीन उसे अपनी औलाद की तरह अजीज़ थी और कहता था, जब तक खेत को मोहब्बत ना दूंगा तो ये भी फल ना देगा। वो अपनी ज़मीन अपने खेतों से मोहब्बत करता था, लेकिन इस मौसम में उसकी अजब हालत थी। वो जो ढोल की पहली थाप पर सर धनता अपनी दरांती लेकर सबसे पहले खेतों में उतरता था, आज दूर खड़ा आंखें गाड़े अपने भरे हुए खेतों को देख रहा था। एक एक बाली सुनहरी और दानों से भरी हुई थी। साथ वाले खेत अकमल चौधरी के थे, जिनमें बस एक दिन की कटाई बाकी रह गई थी। पहले कटाई मुकम्मल होने का मतलब था गंदम का पहले मंडी में पहुंच जाना। अगर उसकी गंदम आखिर में पहुंचती तो औने पौने ही बिकती। 1-2 रोज़ में कटाई हो जानी चाहिए। अकमल की सपाट ज़मीन को देखते हुए उसने तशवीश से सोचा, मगर ये सोच ज़्यादा देर उसके जहन में नहीं रही। उसकी सोचों का रुख एक बार फिर अपनी बीवी की तरफ मुड़ गया था। उसकी बीवी आमला थी और चंद रोज़ में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अपनी शादी के 8 सालों में वो अपने 6 नौमौलूद बच्चों को उनकी पैदाइश के अगले ही रोज़ दफना चुका था। बाज़ औक़ात वो सोचता, अल्लाह उसे आजमाइश में क्यों डाल रहा है। हालांकि आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। वो सोम सलात का पाबंद मुसलमान था। हकूक़ुल इबाद के साथ साथ हकूक़ अल्लाह भी हतुल मक़दूर पूरे करता था। सदका खैरात भी करता। गांव के कहीं ऐसे गरीब घराने थे जिनकी कफ़ालत पिछले कई सालों से बिल्कुल खामोशी से कर रहा था। हर रोज़ कई लोगों के हाथ उसके हक़ में दुआ के लिए उठते थे। फिर भी अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा था। वो हर बार अपनी बीवी को हथेली का छाला बनाकर रखता था। 9 माह वो बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता तो पता चलता वो पैदाइश से चंद रोज़ पहले ही दम तोड़ चुका था। उसने बसात भर इलाज करवाए, दम दुरूद सब आजमाया, लेकिन नतीजा वही 0 का 0। और अब फिर उसकी बीवी उम्मीद से थी। दीन मोहम्मद चाह कर भी अपनी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल नहीं कर पा रहा था। वो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए तहे दिल से दुआ गो था, मगर कहीं अंदर से दिल के किसी कोने में वो खौफ छुपा बैठा था, जिसकी उम्र 6 साल थी। वो कल ही कटाई का काम शुरू करवा दूंगा मैं, उसने पक्का अहद कर लिया था। जाने पहचाने रास्तों पर रेंगती हुई टैक्सी का ये कमोबेश 5वां चक्कर था, और समीना का दिल चाह रहा था इस बार थोड़ी सी हिम्मत करके मावा के सामने एतराफ़ कर ही ले कि उनकी यादाश्त पर भरोसा करते हुए वो दोनों टैक्सी ड्राइवर समेत भटक चुकी हैं। लेकिन मावा के
सामने एतराफ़ यानी अगले कई रोज़ तक उसे खुद पर हंसने का मौका फराहम करना। समीना ने वहीं चुपके से कानों को हाथ लगा लिया और टैक्सी की खिड़की में घुसकर ज़्यादा शदोमत से रिहाइश गाँव के बाहर लगे नेम प्लेट्स देखने लगी। बंगला नंबर 27 नहीं मिल रहा था, सो इस चक्कर में भी दिखाई नहीं दिया। ये एक बार टाउन था और जहाँ ज़ेब ब्लॉक का बंगला नंबर 27 उनका मतलूबा एड्रेस। अपनी याददाश्त पर तो खैर उन्हें हमेशा ही भरोसा रहा था। फिर फैज़ के दोस्त वकील साहब ने एड्रेस समझाया भी बड़े अच्छे तरीके से था। मेन रोड से ब्लॉक में दाखिल होकर जो पहली गली है बाएं हाथ, उसमें टर्न ले लीजिएगा। फिर सीधे जाकर तीसरी गली में दाएं हाथ, इस गली में जो दूसरी गली है उसमें फिर दाएं तरफ 27 नंबर बंगला आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। नेवी ब्लू कलर का गेट है और लाइट ब्लू बाउंड्री वॉल। फ्रंट पर बड़ा सा माशाल्लाह लिखा हुआ है स्याह रंग से और जली हरूफ में। उन्होंने फ़ोन पर एड्रेस समझाया, उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया। मैंने इतनी निशानियां बता दी हैं, बंगला ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक तो ये कि मैं गेट पर ही आप लोगों का मुंतज़िर रहूँगा, दूसरे मेरा सेल नंबर भी आपके पास मौजूद है। समीना ने ना नंबर देखा ना एड्रेस, भरोसा किया तो वो भी अपनी यादाश्त पे, लेकिन आज की तारीख में इतनी ख्वारी मुकद्दर में पहले ही तय पा चुकी थी। पहली गली में तो कामयाबी से पहुँच गए। असल मसला वहाँ हुआ जहाँ दूसरा टर्न था। यहाँ शामियाने लगाकर देगे पक रही थी। ड्राइवर बोला, बाजी फ़िक्र का कोई बात नहीं, हम अगली गली से गाड़ी निकाल लेगा। बाजी ने सचमुच फ़िक्र छोड़ दी, लेकिन अगली गली में सीवरेज पाइप लाइन के लिए खुदाई हो रही थी। उससे अगली गली से गाड़ी तो निकल गई मगर रास्ता खो गया और असल वक्त दिक्कत यहीं से शुरू हुई। अब 1.5 घंटे से वो लोग उन्हीं गलियों में घूम रहे थे मगर 27 नंबर बंगला मिलकर ना दे रहा था। छठे चक्कर में समीना को यकीन हो गया कि इस बार तो टैक्सी ड्राइवर ज़रूर ही उन दोनों को ज़बरदस्ती उतार कर चलता बनेगा, लेकिन उनका यकीन गलत साबित हुआ। टैक्सी ड्राइवर से पहले मावा की हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मम्मी, या तो तौकीर अंकल से मुझे एड्रेस समझ लेने दे या एड्रेस कहीं लिख ही लें, मगर मजाल है जो आपने मेरी बात मानी हो। आप कभी मेरी कोई बात नहीं मानती। समीना ने ज़रा की ज़रा गर्दन मोड़कर अपनी इकलौती दुख्तर नेक अख्तर को देखा। ब्लैक जीन्स पर ब्राउन कुर्ता पहने, सनग्लासेस को उसने माथे पर टिका रखा था और मुंह खफकी से फूला हुआ था। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी नहीं। तुम पर मेरी बात का मानना फ़र्ज़ है, मुझ पर नहीं। उन्होंने इत्मीनान से कहते हुए अपनी साबका दिलचस्पी जारी रखी। कमाल है, एक एड्रेस के मामले में माँ बेटी के हकूक़ व फ़राइज़ का क्या दखल? मावा ने उकता कर कहा। फिर बोली, ओनली गॉड नोज़ ये 27 नंबर बंगला मिलेगा भी या नहीं, मुझे तो चांस नहीं लग रहा। आपको यकीन है ना मम्मी, तौकीर अंकल ने 27 कहा था। अच्छा, आपको मालिक मकान का नाम तो याद होगा, हम यहाँ किसी से एड्रेस पूछ भी तो सकते हैं। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या जवाब दूँ? तुम्हारी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जिसका जवाब दिया जा सके। आप मुझे इडियट समझ रही हैं? सदमा बड़ा शदीद था। मावा चुप होकर बैठो, वो झुंझला गई थी। मम्मी, उसने एहतजाज किया, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चुप होकर बैठती हूँ तो थकन और भूख से दिमाग फटने लगता है। उसके लहजे में बेचारगी थी। चलो, भूख तो समझ में आती है कि सफ़र में तुम ठीक से नहीं खा पाती, लेकिन ये क्या थकन की रट लगा रखी है, जैसे आइलैंड से जहाज़ में बैठकर नहीं बल्कि जहाज़ को कंधों पर बिठाकर यहाँ तक आई हो। उन्होंने अच्छे खासे उसके लत्ते ले डाले। मम्मी, वो रो देने को थी। मैंने कहा था, बल्कि अब भी कह रही हूँ, सिर्फ आज का दिन किसी रेस्ट हाउस में भी तो रहा जा सकता है। फिर तौकीर अंकल से रब्ता करके जो सुकून घर में मिलता है कहीं नहीं मिलता। समीना ने बात ही ख़त्म कर दी। भैया ज़रा टैक्सी रोकिए, मावा ने हतमी अंदाज में कदर बुलंद आवाज़ से कहा। टैक्सी रुकने से कबल ही समीना उसका इरादा भांप चुकी थी। खबरदार मावा, किसी से एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहीं रहना, तो किसी को हमारे अनजान होने का पता नहीं चलना चाहिए। मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, एड्रेस ढूंढ लूँगी। तुम्हें पाकिस्तान के हालात नहीं पता, अकेली औरतों के लिए बड़ा मसला हो जाता है। आप 14 साल पहले इस शहर की रिहायशी बनी थी, वो भी महज चंद महीनों के लिए। 14 साल में बहुत कुछ बदल जाता है मम्मी। उसने टैक्सी के करीब से गुजरते लड़के को बुलाकर एड्रेस पूछा। लड़का चंद हमें हैरानी से उसे देखता रहा, फिर बोला, ये जिस गेट के सामने आप खड़ी हैं यही तो है। दोनों माँ बेटी की आंखें बेयकीनी से फैल गई। नेम प्लेट तो खैर थी ही नहीं, दीवारों और गेट का रंग भी मुख्तलिफ। आर यू श्योर कि यही 27 नंबर है? ये 27D है। यकीनन आपको एड्रेस समझने में गलती हुई है। मैं आपका सामान उतरवा दूँ? जी नहीं शुक्रिया, मावा ने रखाई से कहा। दोनों माँ बेटियाँ अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आई। सुबह का वक्त था और गवर्नमेंट कॉलेज के सामने सुबह के वक्त की मखसूस अफरा तफरी। पिकअप से उतरती तालबात, इक्का दुक्का रिक्शे, 2-3 मोटरसाइकिलें, सफ़ेद बराक यूनिफॉर्म
रंग बिरंगे आंचल, जिंदगी से भरपूर तरोताज़ा चेहरे, ख्वाबों से सजी आंखें, कौन सा रंग है कायनात का जो यहाँ दिखाई ना देता हो। क्या जाने जितनी रानाई कॉलेज गेट के बाहर दिखाई देती है उससे कहीं गुना ज़्यादा अंदर होती है। ये उस रानाई की ही तो कशिश है जो कई मन चलो को गर्ल्स कॉलेज के सामने सुबह सवेरे आकर खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। लेकिन कुछ लोगों को कभी खूबसूरती मुतासिर नहीं करती, वो कभी किसी रानाई में दिलचस्पी नहीं लेते। उनका अपना ही मखसूस सा बेलचक मिजाज होता है। ऐसा लगता है पैदा हुए थे तो सीने में पत्थर फिट करवा के आए थे। खुलकर हंसते थे ईद का चांद देखकर, यानी साल में 2 बार। मुस्कुराते अलबत्ता महीने के महीने हैं। आंखें खूबसूरत हो तो ज़िंदगी की चमक से आ रही, पेशानी रोशन हो तो हम वक्त सिलवटे डालकर उस रोशनी को मानित किए रखते हैं। ऐसे लोग जिनकी किस्मत में हो, अमूमन वो अपनी किस्मत से शिकवा कुनाही नज़र आते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभार, यानी साल में 1 या 2 बार। शबीउल अब्बास को देखकर उसे भी अपनी किस्मत से ऐसा ही शिकवा महसूस होने लगता था। उस रोज़ जब कॉलेज के सामने गाड़ी रुकी, 4th ईयर की 3 लड़कियां लापरवाही से आंचल सर पर रख के ज़ोर ज़ोर से हंसती गेट से अंदर जा रही थी। अब्बास ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा। कहके लगाती हुई औरत कितनी बुरी लगती है, उसने सोचा। फिर साथ बैठी लड़की को देखा, तहजीब से चादर ओढ़े, फाइल सीने से लगाए, बैग का फीता मुट्ठी में दबोचे, अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। अब्बास ने ऑटोमेटिक तरीके से दरवाज़ा अनलॉक किया। वापसी पर मैं पिक करने नहीं आऊँगा, ड्राइवर आएगा। गाड़ी जन से उसके करीब से निकल गई। उसका मलबूस बुरी तरह फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया। दिल की अलबत्ता अलग कहानी है। वो सुस्त रवि से अंदर आई। निम्रा और अबीर जाने कब से उसकी मुंतजिर थे। इधर इसने गेट खोला, उधर वो उस पर चढ़ दौड़ी। घुन्नी मिसनी चलाको मासी, वो जो अपनी ही धुन में थी बुरी तरह सटपटा गई। क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत तो अब तुम पर आएगी। अबीर ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ टिकाया। गज़ब खुदा का, हमारी सहेली जिसे हमारी बेस्ट फ्रेंड होने का बड़ा शदीद दावा है, हमारी नाक की ऐन नीचे एक बेतहाशा हैंडसम लड़के के साथ हर रोज़ आ रही है और जा रही है और हमें खबर ही नहीं। बेतहाशा हैंडसम लड़का, बेस्ट फ्रेंड। तन्वा ने हर लफ्ज़ पर हैरानी से जोर दिया, फिर बोली, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या लाइल्मी है, बल्कि क्या अदाए बेनियाजी है। अबीरा ने जल कर कहा, हम आपकी बात कर रहे हैं मोहतरमा तन्वा साहिबा। अब निम्रा बोली थी, वो तो आज इत्तेफाक से हम तुम्हारा इंतज़ार करने यहाँ गेट से करीब खड़े हो गए, तब इकनॉमिक्स वाली ज़ारा ने बताया कि तुम पिछले 1 हफ्ते से इसी लड़के के साथ कॉलेज आ रही हो जिसकी गाड़ी से हमने तुम्हें आज उतरते देखा है। अच्छा, मैं अब समझी, तन्वा ने इत्मीनान से कहा, लेकिन मैं अब तक नहीं समझी कि तुमने इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई। अबीर ने खफगी से कहा, जिस वक्त ज़ारा हमें बता रही थी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊँ। गज़ब खुदा का, सहेली तुम हमारी हो और तुम्हारे अफेयर के बारे में हमें ज़ारा से पता चल रहा है। क्या बक रही हो? तन्वा को पतंगे लग गए। दिल चाह खींच के एक थप्पड़ लगाया अबीर को। वो शबीउल अब्बास भाई थे, मेरे बड़े मामू जान के बेटे। 1 हफ्ते से वो मुस्तकिल घर पर हैं, तो आज आते मुझे ड्रॉप करने। उसने तफसील से बताया। मवादा उसकी ज़हीनो फ़तीन सहेलियाँ कुछ और सोचना शुरू कर दें, मगर अबीर को यकीन आया। बाजू बांधते हुए बोली, लेकिन तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कज़न इतना खूबसूरत है। अंदाज सवालिया था। ला हौला वला कुव्वता, किस कदर जनाना लफ्ज़ है खूबसूरत। निम्रा ने झरझरी ली। तन्वा ने घूर कर अपनी दोनों सहेलियों को देखा, फिर बोली, मैंने तुम लोगों को ये भी तो नहीं बताया कि मेरा कोई कज़न बदसूरत है। उसका अंदाज झुंझलाया हुआ था। अबीर ने हाथ पर हाथ मार के ज़ोरदार कहका लगाया, तुम्हें नहीं पता यार, कज़न या भाई अगर हैंडसम हो, बरसरे रोज़गार हो और शादी की उम्र का हो तो कॉलेज में उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि अपने भाई की तस्वीरें सिर्फ एक बार लाकर कॉलेज में अफवाह की तरफ फैला देनी होती है। इसके बाद आधी कॉलेज की लड़कियां शर्तिया आपके भाई के साथ साथ आपकी भी गर्विदा हो जाती है। फिर आपको रज़ा कराना तौर पर नोट्स मिलने लगते हैं और आप चाहें पूरा साल क्लास बंक करती रहें, आपकी हाज़िरी कभी शॉर्ट नहीं होती। मैं तो कहती हूँ तुम भी ये गुर आजमा कर देख लो। अगले साल के तैयारशुदा नोट्स भी ना मिल गए तो मेरा नाम बदल देना। उसने खनकते हुए लहजे में आंख का कोना दबा कर कहा था। मुझे ऐसी ओछी हरकतें करने का कोई शौक़ नहीं। उसने रखाई से कहा और कदम आगे बढ़ाया, मगर निम्रा ने सरत से उसको पकड़ कर खींचा। सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि उसका लहजा बड़ा ख्वाबनाक सा था। वो शहज़ादा तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारी सहेली। जब भी उसकी शादी का ख्याल आए तो मेरा नाम ज़रूर ज़हन में रखना। उसने शर्माने की हद कर दी थी। अबीर ने कहका लगाया अपने मखसूस अंदाज में, हाथ पर ताली बजा के, लो जी, एक नमूना तो फ़ौरन तैयार है। तन्वा का झुंझलाहट के मारे बुरा हाल था। तुम लोग बिल्कुल पागल हो। शबी भाई मेरा मतलब है वो सिर्फ मेरे भाई नहीं है।
उसने तेज़ी से कहा। क्या मतलब? निम्रा ने हैरानी से पूछा। पूरी कॉलोनी की लड़कियों के भाई हैं। ओहो, तन्वा की झुंझलाहट में इजाफा हुआ। अल्लाह ने दुनिया भर की नासमझ और मस्खरी सहेलियाँ मुझे ही क्यों दी हैं? उसने बेचारगी से कहा। शबीर भाई मेरे मंगेतर हैं, उसने नज़रें झुकाकर बेजारी से कहा। उन दोनों के लबों से चीख निकल गई। करीब से गुजरती लड़कियां हैरान होकर उन्हें देखने लगी। तो एक अदद मंगेतर की मालिक हो और तुमने हमें बताया भी नहीं? अबीर ने सदमे से कहा। आहिस्ता बोलो खुदारा, क्या पूरे कॉलेज में ऐलान करवाना है? तन्वा निम्रा की तो आंखों में आंसू भी आ गए। तुम्हें मेरे हक पर डाका डालते ज़रा शर्म नहीं आई? तन्वा ने झुंझलाकर उसे धप रसीद की। मैं तुम्हारे हक पर डाका क्यों डालूंगी? मेरी मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी। किसके बचपन में? तुम्हारे बचपन में या उनके बचपन में? खैर ये तो मजाक की बात है। अब तुम हमें बताओ, इतनी अहम बात हमसे छुपा कर क्यों रखी? अबीर ने संजीदगी से पूछा। निम्रा भी सर हिलाने लगी। जबकि हमें अपनी फ्रेंड्स भी कहती हो। यार ये इतनी अहम बात नहीं थी कि मैं बताती, उसने सादगी से कहा। अच्छा अब बनो मत, निम्रा ने टोक दिया। मंगनी होना कोई ऐसी मामूली बात भी नहीं है। देखा नहीं सीनियर्स में से किसी की मंगनी हो जाए तो वह कैसे मिठाई बांट रही होती हैं। लेकिन कोई अहम बात भी नहीं है, वो साबका अंदाज में बोली। फिर ये तो इतनी पुरानी बात है कि मुझे बताने का ख्याल ही नहीं आया। अभी भी अगर तुम लोग अफेयर वाली बात ना करती तो मैं कभी ना बताती। अरूज को पता है? अबीर ने आंखें मटकाई। तन्वा ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। वो जितना ज़्यादा अरूज के जिक्र से गुरेज करती थी, उसकी सहेलियाँ उतना ही उसका जिक्र करती थी, महज उसे तंग करने के लिए। उसे कैसे पता होगा जबकि तुम लोग भी नहीं जानती? उसने तहम्मुल से कहा। खुदारा अब अरूज को तो क्या, किसी को भी मत बताना। हम क्यों बताएंगे? उस बेचारी को पता चला तुम मंगनी शुदा हो तो एक बार तो ज़रूर इस सदमे से गश खा के गिर पड़ेगी। आज तो बिल्कुल नहीं बताना। अबीर और निम्रा ने आपस में तय किया। सिर्फ आज नहीं, कभी भी नहीं बताना, उसने ज़ोर देकर कहा। लेकिन आज तो खसूसियत से नहीं बताना। उसकी सालगिरह है, इतना तैयार होकर आई है कि लड़की कम मस्खरी ज़्यादा लग रही है। कॉलेज की आधी लड़कियां उसे विश करने के लिए गुलाब के फूल लेकर आई हैं, जबकि वो खुद सुबह से तुम्हारी मुंतज़िर है। मैंने खुद उसे एक बड़ा सा बुके हॉस्टल की मुदसरा के पास रखवाते देखा था। निम्रा ने साफ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। निम्रा मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम हमें बता दो तुम्हें कैसी बातें पसंद है, हम वही कर लिया करेंगे। चलो क्लासरूम में चलें। पहले वादा करो हमें अपने और अपनी मंगेतर की सारी बातें बताओगी। मसलन कौन सी बातें? अरे मैडम फराह क्लासरूम की तरफ जा रही है, मैं जाकर सीटें रखती हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मगर नेक्स्ट पीरियड में सब बताना पड़ेगा। वैसे एक बात है तन्वा, तुम दोनों साथ साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हारा मंगेतर सचमुच बहुत प्यारा है। अबीर और निम्रा तेज़ तेज़ कदम उठाती क्लासरूम की तरफ चलती गई। प्यारे तो खैर पहाड़ भी होते हैं, अगर उनके साथ ज़िंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। बोझल दिल के साथ उसने कदम क्लासरूम के बजाय स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ मोड़ लिए थे। पर मेरी एक बात सुन ले सब लोग। मिसेस आफ्ताब ने चाय के मग पर चमचा बजाकर पहले सबको अपनी तरफ मतवज्जे किया, फिर मग को सर से थोड़ा सा ऊपर उठाकर ऐलान करने वाले अंदाज में कहा था। अब तो पहले ही इतना बोलती है मिसेस आफ्ताब कि किसी और की बात सुनने की नौबत ही नहीं आती। इस पर से ऐसा इसरार, चाहे खूब बेगम नवाज़ की बात पर एक ज़बरदस्त कहका लगा था और हंसने वालों में सबसे बुलंद मिसेस आफ्ताब की अपनी आवाज़ थी। लेकिन जो बात मैं अब करने जा रही हूँ वो बहुत अहम है, दिल खुश हो जाएगा सुनकर। अच्छा तो फिर कह डालिए। सभी हमतन गोश हो गई। बात यह है कि अगली बार जब भी सोसाइटी की मीटिंग रखी जाएगी, सारा इंतज़ाम मिसेस दानियाल के यहाँ होगा। उनका अंदाज़ बड़ा हतमी सा था। हैरान तो सभी हुई, खुद सरवत भी चौंक कर उन्हें देखने लगी। क्यों भाई, अभी पिछले महीने ही तो सरवत ने अपने यहाँ इंतज़ाम किया था। बाजी नुसरत ने सबसे पहले सवाल उठाया। अगली मीटिंग भी अगर नूर बानो के घर रखी गई तो मेरी तरफ से माजरत, मैं अपने मेदे पर इतना जुल्म नहीं कर सकती। सरवत के घर जाएंगे तो ये तो पता होगा कि चाय अच्छी पीने को मिलेगी। मिसेस आफ्ताब ने हाथ में पकड़े मग को देखते हुए इतनी बेचारगी से कहा था कि दबी दबी सी हंसी सारे में बिखर गई। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही है। चाय तो खैर नूर बानो ने भी बड़ी बुरी नहीं बनाई, मगर जो जायका सरवत के हाथ में है वो इस ब्लॉक की किसी और औरत के हाथ में नहीं। बाजी नुसरत ने पूरी सच्चाई से कहा था। बेगम नवाज़ ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाने लगी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, इशा के बाद मस्जिद से वापसी पर नवाज़ को दानियाल भाई अपनी तरफ ले गए। वापस आकर नवाज़ मुझसे कहने लगे किसी रोज़ जाकर सरवत भाभी से चाय बनवा कर पियाओ, अपने बनाए हुए जोशानदे और चाय का फ़र्क समझ में आ जाएगा। इस बात पर एक और कहका बुलंद हुआ। तो बस फिर फाइनल हुआ, अगले महीने की इसी तारीख को सरवत के घर मीटिंग होगी, मिसेस आफ्ताब ने कहा। साथ ही बोली, तुम भी तो कुछ कहो सरवत, ताकि हमें ये सोचकर शर्मिंदगी ना हो कि हमने खुद को तुम्हारे घर सेल्फ इनवाइट किया है।
उनका अंदाज़ बड़ा दिलचस्प था। सरवर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराती रही। इसमें शर्मिंदगी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगली मीटिंग मेरे ही घर होगी, बल्कि आप लोगों का जब भी दिल चाहे आप लोग बिला तकल्लुफ़ मेरे घर आ सकती हैं, उन्होंने खुशदिली से कहा था। भाई सिर्फ चाय ही क्यों, सरवत तो खाना भी बहुत लजीज बनाती है, शाला भी बोली। लो भाई, इन्होंने तो अब लंच या डिनर का बंदोबस्त शुरू कर दिया। बाजी नुसरत ने जुमला चक लिया। सारे में ज़िंदगी से भरपूर हंसी बिखर गई। क्यों नहीं, आप लोग मेरी तरफ लंच करें, मुझे बहुत खुशी होगी। गालों पर पड़े डिम्पल और बेतहाशा चमकदार आंखें उस वक्त वो इतनी दिलकश लगी कि नुसरत बाजी देखती ही रह गई। एक बात सच सच बताना सरवत, दानियाल भाई तुम्हारी इसी खूबसूरत मुस्कुराहट पर फ़िदा हुए थे या नहीं? दानियाल उनके सगे खालाजाद थे और ये बात इस टोले के हर मेंबर को मालूम थी। सिर्फ मुस्कुराहट क्यों, दानियाल भाई पूरी की पूरी सरवत पर फ़िदा हुए होंगे, मिसेज़ आफ्ताब ने कहा। मैंने उसकी शादी के इब्तदाई दिनों की तस्वीरें देखी है। यकीन मानिए शादी के इतने साल बाद भी इसे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी है। उन्होंने रश्क से सरवत को देखा। अब इतनी भी गलत बयानी ना करें मिसेज़ आफ्ताब, सरवत ने बुरी तरह चुभते हुए कहा। अच्छी खासी मोटी हो चुकी हूँ मैं, बल्कि दानियाल ने तो शादी के शुरू में ही कहना शुरू कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक किया करो, मगर इतने सालों की वॉक का नतीजा भी आपके सामने है। अच्छा, हैरानी है दानियाल भाई ऐसा कहते रहे हैं, बेगम नवाज़ ने कहा। दरअसल मर्द बहुत नाशुक्र होते हैं, चाहते हैं अपने अंदर कोई खसूसियत हो या ना ही, बीवी हर लिहाज से परफेक्ट नज़र आए। नहीं भाई, दानियाल तो बहुत साबिर इंसान है। शुरू में मुझे वॉक के लिए कहते थे, अब कहते हैं क्या ज़रूरत है खुद को थकाने की, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। सरवर ने जल्दी से कहा। वाकई ऐसा कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह तुम लोगों का कपल यूँ भी परफेक्ट लगता है। बाजी नुसरत ने सद के दिल से तारीफ़ की थी। सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। फातिमा, आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी, कहाँ तक पहुँची ये मुहिम? सरवत ने मौजू बदल दिया। फ़ायज़ा को अपना दुख सुनाने का मौका मिल गया था। वही की वही है, लोग कहते हैं अच्छे लड़के नहीं मिलते, हमें अच्छी लड़की की तलाश में जूतियाँ घिसाना पड़ रही हैं। अरे मुझे याद आया, नूरबानो किचन से निकली थी। मिसेस दानियाल, जिस वक्त मैं मार्केट से आ रही थी आपके घर के बाहर टैक्सी रुकी देखी थी मैंने, शायद कोई मेहमान है। बड़ी प्यारी सी लड़की थी, मैं बताना ही भूल गई। मेहमान तो नहीं, किराएदारों ने आना था आज, मुमकिन है वही हो। अच्छा मैं चलती हूँ, शाजिया को कहकर भी आई थी, अगर किराएदार पहुँच जाए तो फ़ोन कर दे। सरवत खड़े होते हुए बोली। अरे सरवत, तुम अपना बंगला किराए पर चढ़ा रही हो? पूरा बंगला नहीं नुसरत बाजी, सिर्फ अनेक्सी। अल्लाह खैर, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी किराए वसूल करने की? दानियाल भाई की मुलाजमत तो ठीक जा रही है ना? नूरबानो ने फिक्रमंदी जाहिर करते हुए पूछा। सब एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई। हर ग्रुप, हर कंपनी में एक न एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जिसकी बात तंज के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जी हाँ, अल्लाह का करम है, दानियाल को तो खुद भी किराएदार रखने का शौक़ नहीं, लेकिन उनके बड़े करीबी दोस्त हैं तौकीर साहब, उन्हीं के रेफरेंस से कोई फैमिली आ रही है हमारी एनेक्सी में। आयरलैंड से आ रहे हैं ये लोग, चंद महीनों के लिए घर चाहिए था, बल्कि शायद सिर्फ ख़वातीन ही हैं। तो तौकीर भाई कह रहे थे कोई काबिल एतमाद लोग होना चाहिए। दानियाल तो किराया लेने पर राज़ी ही नहीं थे, मगर वो लोग राज़ी नहीं हुए, नाचार हमें ही मानना पड़ा। सरवत ने महज नूरबानो की तशफ़ी के लिए इतनी लंबी बात की जितनी लंबी बात की उन्हें आदत नहीं थी, मगर नूरबानो भी अपनी आदत से मजबूर थी। हम सब जानते हैं वाले अंदाज में आंखें मटकाना ना भूली। अच्छा मैं चलूँ? सरवत ने दिल ही दिल में झुंझलाते हुए कहा। क्या भाई सरवत, इतने दिन के बाद तो मुलाकात हो रही है और तुम इस कदर जल्दी जा रही हो, अभी तो कितनी सारी बातें करना थी, मिसेज़ आफ्ताब ने कहा। फिर कभी मिसेज़ आफ्ताब, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। वली और वली तो अभी घर आए नहीं होंगे, और अमीनिया भी आज अपने प्रैक्टिकल की वजह से लेट आने का कह रही थी। अच्छा सरवत, नूरबानो कह रही है तुम्हारी किराएदार बड़ी प्यारी लड़की है, ज़रा देखभाल लेना, याद है ना मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। एक ज़बरदस्त कहका इस बात पर बुलंद हुआ था। सरवत भी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चल दी। जिस वक्त ये वहाँ पहुँचे, इनिया को कॉलेज से वापस आए चंद मिनट ही गुजरे थे। इनिया बेटे, मैं किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं पहुँच सका। समीना आपा से अभी मेरी बात हुई है, वो गेट के बाहर खड़ी हुई हैं, आप उन्हें एनेक्सी दिखा दे, तौकीर अंकल ने फ़ोन पर कहा था। इनिया ने फ़ोन बंद किया, किताबें एक तरफ रखी, शूज़ उतारकर स्लीपर पहने और बाहर आ गए। शाजिया ड्राइवे पर तेज़ तेज़ कदम उठाती उसी तरफ आ रही थी। बाजी, बाहर दो औरतें, तुम जाकर खाना गर्म करो, मैं देखती हूँ। गेट के बाहर वो दोनों मुतज़ाद तासुरात के साथ खड़ी थी। समीना मुंतज़िर, मावा बेजार। इससे पहले कि समीना कुछ कहती, इनिया ने कहा, मेरी अभी तौकीर अंकल से बात हुई है, मुझे पता है आप समीना आंटी और ये। उसने सवालिया नज़रों से मावा की तरफ देखा। ये मावा है मेरी बेटी। ओह प्रीटी नेम, आई एम इनिया, ये हमारा घर है।
उसने मुस्कुराकर कहा था। मालिक मकान, नाइस टू मीट यू। मावा ने खुश दिली से हाथ बढ़ाया, जिससे इनिया ने मुस्कुराकर थाम लिया। मालिक मकान नहीं, मालिक मकान की बेटी। आइए आंटी, मैं आप लोगों को आपका पोर्शन दिखा देती हूँ। इनिया ने चाबी लगाकर अनेक्सी का दरवाज़ा खोला, फिर एक तरफ होकर उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया। सामान यहीं छोड़ दे, मैं मुलाजिम से कहकर अंदर रखवा देती हूँ। मावा को सूटकेस उठाता देखकर उसने कहा था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही पहली नज़र प्लाज्मा टीवी पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन इतनी चमकदार थी कि गुमान गुजरा अभी अभी पैकिंग खोली गई है। नरम नरम सा सब्ज़ और गोल्डन रंग का सेंट्रल कारपेट, दीवारें चमकदार, फर्श साफ़ सुथरा। पहली नज़र में समीना का दिल खुश हो गया। आइए आंटी, मैं आपको बाकी रूम्स भी दिखाती हूँ। उनकी दिलचस्पी भांपकर इनिया ने जल्दी से कहा। उस वक्त सरबत यहाँ मौजूद होती तो उसका इस कदर जिम्मेदाराना रवैया देखकर ज़रूर ही खश खा जाती। ये 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच बाथ, ये लाउंज, इस तरफ किचन है और किचन के साथ ही छोटा सा गार्डन भी है जो सेंट्रल लॉन से अटैच है। मम्मी ने सुबह यहाँ की सफाई करवाई है। होप यू लाइक इट, उसने मुस्कुराकर पूछा था। घर तो खैर बहुत अच्छा, हमें 2-4 महीने ही यहाँ रहना, इतने अरसे के लिए एक सजा सजाया पोर्शन मिल रहा है तो क्या बुरा है। घूम फिर कर देख लेने के बाद मामा ने कहा, वैसे मैं तो ये जानती थी पाकिस्तान में घर बहुत बड़े और वेल डेकोरेटेड होते हैं, मगर ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोग इतने खूबसूरत होते हैं। उसने इनिया को देखते हुए पूरी सदाकत से कहा। इनिया हंसती। पता तो खैर मुझे भी नहीं था कि आयरलैंड से आए हुए लोग इतने गुड लुकिंग और ग्रेसफुल होते हैं। उसका अंदाज शरीर सा था। मावा संजीदगी से बोली, नहीं खैर, सब तो नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि मैं। फिर वो खुद ही हंसने लगी। बहरहाल इस जवाबी तारीफ़ का शुक्रिया। मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि हमारे दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती हो सकती है, बशर्ते ये कि तुम मुझे आपा बाजी बनाने की गलती ना करो। इनिया हंसते हंसते लूट-पुट हो गई। वाई नॉट, लेकिन मैं आपको आपा क्यों बनाऊंगी? आप तो इतनी छोटी सी लगती हैं। अब इस बहाने मेरी उम्र न पूछना, उसने शरारत से कहा। ठीक है, नहीं पूछूंगी। फिर उसे कुछ याद आया तो कहने लगी, आप लोग फ्रेश हो ले, मैं खाना भिजवाती हूँ। समीना मना करने के लिए परतोल ही रही थी कि मावा बोल पड़ी, सिर्फ खाना मत भिजवाना, कॉफ़ी भी भिजवा देना। मावा, समीना ने उसे बुरी तरह घूरा। अच्छा बाबा, सिर्फ खाना ही भिजवा दूँ। मावा, समीना का दिल चाहा अपना सर ही पीट ले। इनिया ने हंसते हुए माँ बेटी को देखा, फिर बोली, मैं दोनों चीज़ें भिजवा रही हूँ। फिर उसने वापस जाकर शाजिया के हाथ खाना और कॉफ़ी भिजवाई। साथ ही ये भी कहलवा दिया, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे। जिस वक्त शाजिया बर्तन लेकर वापस आई, सरवत उसी वक्त घर में दाखिल हुई थी, किराएदारों से मिलने का इरादा फिर किसी वक्त के लिए टालकर वो अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। दीन मोहम्मद, ओ भाई दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद ने हाथ रोक कर देखा। चिलचिलाती धूप में खेतों के बीचों बीच बिछी पगडंडी पर उसका पड़ोसी हनीफ दौड़ा चला आ रहा था और उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि 4 कोस दूर तक सुनाई देती होगी। क्या हुआ भाई हनीफ? उसने खड़े होते हुए पेशानी का पसीना पूंछा। हनीफ पेट पे हाथ रख के किसी कदर आगे को झुका, बुरी तरह हाँफ रहा था। जल्दी चलो दीन मोहम्मद, उसने बस इतना कहा था। दीन मोहम्मद की छठी इसने उसे खबरदार किया था। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। हुआ क्या है हनीफ? उसने सरासमगी से पूछा। मुझे फ़िलहाल सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी बीवी की हालत बहुत ख़राब है। थोड़ी देर पहले मेरी बीवी ने दाई को बुलवाया है। दीन मोहम्मद के हाथ से दरानती छूट कर नीचे गिरी। उसने उसी पगडंडी पर दौड़ना शुरू कर दिया जिस पर से अभी हनीफ आया था। शायद इतनी फुर्ती से वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार दौड़ा था। उसका दिल मुस्तकिल लर्ज रहा था। अपने घर में दाखिल होते ही उसे अपनी माँ दिखाई दी, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में आंसू थे। दीन मोहम्मद के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। अपनी माँ का बूढ़ा चेहरा देखकर उसे अपने बदतरीन खदशे के यकीन में ढल जाने की खबर मिली थी। इससे कबल के वो सदमे से बेहाल होता ज़मीन पर गिरता, उसकी माँ लपक कर उसके करीब आ गई। मुबारक हो दीन मोहम्मद, अल्लाह ने तेरी सुन ली, बेटी हुई है और बिल्कुल तंदुरुस्त। दीन मोहम्मद दंग रह गया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ दीन मोहम्मद के सुनते वजूद में बिजली सी दौड़ गई। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा और सजदे में गिरकर रोने लगा। वो बड़ी देर तक शुक्राने के एहसास से रोता रहा। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, ज़हरा कैसी है? उसकी माँ ने तसल्ली बख्श अंदाज में सर हिलाया तो वो बोला, मैं शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए मस्जिद जाने से पहले अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उसकी माँ सर हिलाकर अंदर कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो बच्ची उसकी गोद में थी और खूबसूरत सी चादर में लिपटी हुई थी। दीन मोहम्मद ने लपक कर लेकिन एहतियात और मोहब्बत से उसे अपने हाथों में ले लिया। नन्हा सा वजूद आंखें नीचे कसमसा रहा था। दीन मोहम्मद की आंखों में फिर से पानी भरने लगा। उसका दिल खुशी के अजीम जज्बे से सरशार हो रहा था। उसने बच्ची को एहतियात से सीने से लगा लिया, फिर नम आंखों मगर मुस्कुराते लबों के साथ झुककर उसकी नर्म नाजुक पेशानी को चूम लिया। मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी जन्नत। बच्ची कसमसाई। उसके मुन्ने से होंठ मुस्कुरा रहे थे। सुबह सवेरे का हंगामा अरूज पर था।
ये अलग बात है कि घड़ी की सुइयां 11:30 का वक्त बता रही थी। सिर्फ सेंट्रल लाउंज पर ही क्या, मौकूफ पूरा फ्लैट भांत भांत की बोलियों से गूंज रहा था। सबसे बुलंद आवाज़ प्लाज्मा टीवी पर नशर होने वाले ड्रामा की थी, जिसके बिल्कुल सामने वही तजस्सुस और बेहद दिलचस्पी के तासुरात चेहरे पर सजाए निगाहें स्क्रीन पर गाड़े बैठा था। वहाँ मौजूद तमाम लड़कों में वाहिद वो था जो खामोश बैठा था। दूसरे कोने में साद ने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा था, जिसमें समझ में ना आने वाली मौसीकी गूंज रही थी, और साद जूते पॉलिश करते हुए बुरी तरह उस समझ में ना आने वाली मौसीकी पर सुर धुन रहा था। उसका सुर और जूते की सतह पर ब्रश रगड़ता हाथ यकसर रफ्तार सर धुन रहा था। उसका सर और जूते की सतह पर ब्रश रगड़ता हाथ यकसर रफ्तार से हरकत कर रहे थे। तीसरी तरफ अरसल जुनैद को लतीफ़े सुना रहा था, और वो दोनों ऊंचे ऊंचे कह के लगा रहे थे। सबसे दिलचस्प चौथा कोना था, जहाँ नुमान कुशन से टेक लगाए, सेलफोन कान से चिपकाए, इश्क बिगाड़ने में मसरूफ़ था। ये समझना नामुमकिन था कि इतने शोर में वो दूसरी तरफ की बात कैसे समझ पा रहे हैं। और इस सब के पस मंज़र में वासिक की आवाज़ थी, जो मुसलसल वाशरूम से नशर हो रही थी, और जो सबकी समात तक तो पहुंच रही थी, मगर चूँकि सबके सब बेहद मसरूफ़ थे, इसलिए कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो होने पर राज़ी नहीं था। जिस वक्त वो कॉल अटेंड करने के बाद मोबाइल फ़ोन मुट्ठी में दबाए सेल पर मिलने वाली खबर के ज़ेर असर हवास बाख्ता सा कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा मैदान कार-ए-ज़ार का मंजर पेश कर रहा था। मैले कपड़ों का ढेर, गंदे जूठे बर्तन, उल्टे सीधे जॉगर्स, बिखरी हुई किताबें और उल्टे सीधे नोट्स, और इस सब पर मुस्तज़ाद हर कोने में लड़के हुए उसके दोस्त। वो बेचारा पहले ही बौखलाया हुआ था। ये हालत देखकर रहस्य व हवास भी साथ छोड़ने लगे। उसके दोस्तों ने इस बार भी अपने वादे पूरे नहीं किए थे, और वो जानता था वो खुद पूरा दिन लगाकर भी यहाँ साफ सुथराई सफाई नहीं कर पाएगा, कुछ कि इसे 1 घंटे में उसे अपनी असल हालत में लाना। उसे पता था उसके दोस्त इतनी जल्दी बोरिया बिस्तरा समेट कर यहाँ से जाने पर राज़ी नहीं होंगे। राज़ी हो भी जाते तो सफाई में उसका हाथ बटाने पर कभी राज़ी ना होते। वो चाहता भी नहीं था कि ये लोग उसकी मदद करें, बस वो यहाँ से फ़िलहाल चले जाए, यही काफ़ी था। मगर वो मेरा शहज़ादा आ गया। अभी वो शशोपंज में मुब्तला था कि किस तरह उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहे। तभी अरसल ने उसे देखकर नारा बुलंद किया, फिर बोला, जेडी दरवाजे में क्यों खड़ा है? यार अपना ही घर समझ, अंदर आ जा। वो यूं कह रहा था जैसे खुद मेज़बान और जेडी मेहमान हो। उसने अभी पहला कदम उठाया ही था कि जुनैद ने उसके हाथों की तरफ देखा, फिर सदमे की कैफियत में बोला, नाश्ता किधर है? तुम तो नाश्ता लेने बाज़ार गए थे ना? मैं नाश्ता लेने नहीं, कॉल अटेंड करने लॉबी में गया था। नहीं। जुनैद ने दोनों कानों पर हाथ रखकर एक दिलखराश चीख मारी कि क्या किसी फिल्मी हीरोइन ने मारी होगी। पिछले आधे घंटे से मैं इसी नाश्ते की आस पर जिंदा था, वरना मैंने तो आधा घंटा पहले ही भूख की शिद्दत से फौत हो जाना था। जुनैद तो एक काम कर, साद ने अपनी मसरूफियत से ज़रा सा टाइम निकाला, मेरी मान पहली फुर्सत में फौत हो जा। वैसे भी तेरे जैसे बंदे ने ज़िंदा रहकर करना भी क्या है? रंग तेरा काला है, कद तेरा छोटा है, आंखें बड़े गौर व गौज़ के बाद भी समझ में नहीं आती कि बंद है या खुली। बाल जितनी तेज़ी से तुझे दागे मफारकत दे रहे हैं, उम्मीद वासिक है अन करीब इस मैदान में बच्चे गुली डंडा खेला करेंगे। खाता तू इतना है कि 4 बंदे भी ना खाते हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें खुद अपना भी कोई फ़ायदा है? नहीं ना? मेरी मान यार, तू इज़्ज़त के साथ फौत ही हो जा। बात दरअसल ये है, जुनैद ने आंखें निकाल कर उसे घूरा, कि तुम सब मेरी पर्सनैलिटी से जलते हो। हसद कर करके अपने रंग काले स्याह कर लिए हैं, बाल उड़ा लिए हैं तुम लोगों से। मेरी शानदार शख्सियत बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर करके मेरा दिल ख़राब करने की कोशिश करते रहते हो। तुम जैसे नाइंजारों को क्या पता कितनी लड़कियां मेरी पर्सनैलिटी पर मरती, कितनी हैं जो मुझे रात को ख्वाब में देखकर खुश होती हैं। उसने नखवत से नाक चढ़ा कर कहा था। खुश होती हैं? ताज्जुब है, उन बेचारियों को तो खौफ से अपनी नींद सो जाना चाहिए। अरसल ने बेसाख्ता कहा तो साथ कहका लगाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि जुनैद कुछ कहता, जेडी ने झुंझला कर कहा, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, कोई मेरी भी सुनो, अपनी बकबक लगा रखी है। अच्छा हम बकबक बंद कर देते, तुम शुरू करो। जुनैद की बात पर एक बार फिर हंस कर तारीफ के डोंगरे बरसाए गए थे। तुम लोगों ने यहाँ की हालत देखी है, हर तरफ कचरा, हर तरफ बिखरा हुआ है। हालांकि तुम लोगों ने वादा किया था इस बार ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम अपने वादे पर कायम हैं, जवाब आया। ये कपड़ों का ढेर और बर्तन ये क्या है? उसे वादा खिलाफी नहीं कहते तो क्या कहते हैं? वो जल कर बोला, इसे घटियापन और बदतहजीबी कहते हैं। अरसल ने आंखें घुमाई। कैसे मेज़बान हो तुम, कपड़े बर्तन भी हमसे ही धुलवाना चाहते हो? मैं धोने के लिए कब कह रहा हूँ, मगर ये चीज़ें समेट कर भी तो रखी जा सकती हैं। वो धीमा पड़ गया, फिर कुछ याद आया तो बोला, और यहाँ बेड पर मैं अपने कपड़े रख गया था इस्त्री करके, वो कहाँ गए? ब्लैक जीन्स और ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट? जुनैद ने पूछा। हाँ, जेडी ने इस बात में सर हिलाया। वो तो थोड़ी देर पहले सादी पहन कर निकला है।
क्या? सदमे की शिद्दत से उसकी आवाज़ फट गई। शादी का बच्चा, कमीना, चोर। वो कपड़े पहनकर मुझे कैंपस जाना था, अब मैं क्या पहनूंगा? वो रो देने को हो रहा था। हद हो गई यार जेडी, तू तो रईस बंदा है। शाहों के मुंह से ऐसी कंजूसी, और थर्डली दिली की बातें अच्छी नहीं लगती। कोई और कपड़े पहन लो, शादी का इंटरव्यू था इसलिए वो जल्दी में तुम्हारे कपड़े पहनकर निकल गया। साद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जेडी ने झुंझलाकर म्यूज़िक सिस्टम का प्लग निकाला। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग म्यूज़िक हल्की आवाज़ में क्यों नहीं सुन सकते। अभी यहीं तक कहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा धार से खुला और वासी कमर के गिर्द टावल बांधते तनपन करता निकला। अरसल ने झट दोनों आंखों पर हाथ रखकर शोर मचा दिया। ये बेहूदगी नहीं चलेगी, तुम्हें पता नहीं यहाँ शरीफ लड़के रहते हैं। चलो वापस जाओ, टावल की जगह ट्राउज़र पहन कर आओ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वासी को तो आग ही लग गई। मुझे भी बताना यहाँ कौन कौन शरीफ है। जब सारे के सारे खुद हाफ पैंट पहनकर घूम रहे होते हो तब कोई शराफत याद नहीं रहती। अच्छे खासे लत्ते ले डाले, मगर वो सब कहाँ शर्मिंदा होने वाले थे। जुनैद बोला, शराफत अगर किसी लड़की का नाम है तो मैं उसे सुबह शाम याद रखने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ और तुम सब गधों की तरह ढिंचू ढिंचू किए जा रहे हो। मजाल है जो किसी ने मेरी बात सुनी हो। वासिक ने गुस्से से कहा। हालांकि तुम हम सब के सरदार हो। अरसल ने आंखें पटपटाई। किसी ने मेरी शेविंग किट देखी है? उसने पूछा। तुम्हारी शेविंग किट है या ऐश्वर्या की तस्वीर जिसे हम सुबह शाम देखा करते हैं? जुनैद बोला। वासिक ने रोए सुखन नुमान की तरफ मुड़ा। नुमान? ओए अबे ओ खबीस नुमान, तूने मेरी किट ली थी। नुमान ने झुंझलाकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या तकलीफ़ है? तुमने मेरी शेविंग किट ली थी ना, उसमें अब शेविंग क्रीम नहीं है। हाँ तो मैं खा नहीं गया, एक बार ही ली थी फिर उसी में रख दी थी। ये तो वही बात हुई, बद से बदनाम बुरा। 1.5 हफ्ता पहले क्रीम मांगी थी, तब से तुम्हें मुझ पर ही शक रहता है। वो भी भड़क गया। मैंने कहा भी था मेरा असल नाम कोई ना पुकारे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नुमान का दोस्त बनकर बात कर रहा था। तुम लोगों ने भांडा ही फोड़ दिया, अब वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। ओह कोई बात नहीं मेरे शेर, तुझे लड़कियों की कमी थोड़ा ही है। वासिक, तुम जेडी की करीम इस्तेमाल कर लो। साद ने एक साथ 2 मामले निपटाए थे। जेडी और भी झुंझला गया और सख्त लहजे में बोला, सुनो मेरी बात, 1 घंटे में शबी यहाँ पहुँचने वाला है। तुम लोग पैंतर यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसका अंदाज मेहनत भरा था। हाँ तो आ लेने दो शबी को, हमने कब मना किया? वैसे भी वो शबी है, प्रिंस चार्ल्स तो नहीं कि हम सब सिंड्रेला की तरह अपनी जूतियाँ छोड़कर भाग जाएं। नुमान के उस आला दर्जे के मजाक पे ज़बरदस्त कह के बुलंद हुए थे। पता तो है तुम लोगों को कि वह तुम लोगों का यहाँ आकर रहना पसंद नहीं करता। जेडी ने बेचारगी से कहा। वो दोस्तों को भी खफा नहीं करना चाहता था। हाँ तो हम कौन सा उसे पसंद करते हैं? जुनैद ने नाक चढ़ा कर कहा। एक तो रूड इतना है, फिर मुझे तो थोड़ा खिसका हुआ भी लगता है। यानी कोई तुक है? हर रोज़ तकरीबन 4 घंटों का सफ़र करके लाहौर आता है, फिर 4 घंटों का सफ़र करके वापस साहिवाल जाता है। कुल कितने घंटों का सफ़र? सब ने तायद में ज़ोरों शोर से सर हिलाया। खैर अब इतना लंबा सफ़र भी नहीं है, ज़ाती कन्वेंस में तो जल्दी सफ़र कट जाता है। मैंने बताया तो था वो हवेली से ज़्यादा दूर रहना पसंद नहीं करता। जेडी ने जल्दी से उसका दफा किया। अजीब मंतक है, हवेली से दूर रहना उसे पसंद नहीं, यहाँ पर भी नहीं रुकता और हमें भी नहीं रहने देता। सच जेडी, तेरा कज़न तो वो किसी एंगल से नहीं लगता। बिल्कुल, साद ने अरसल की हाँ में हाँ मिलाए। तू तो इतना मिलनसार, इतना प्यारा इंसान है कि अगला खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचता है। तुम्हें पता है हम हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्टल से निकल कर तुम्हारे पास क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है सिर्फ जेडी है जो खुली बाहों से हमारा इस्तकबाल करेगा, माओ की तरह खाने बना बना कर खिलाएगा, मगर माथे पर बल नहीं आने देगा। सच जेडी, तू मेरा जिगर है। जेडी शर्मिंदा सा हो गया। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग आओ, मगर शबी। तभी धार से बाहर का दरवाज़ा खुला और सादी गिरता पड़ता अंदर दाखिल हुआ। एक ज़बरदस्त खबर है, तुम परियां बेचते हुए पकड़े गए हो? वासिक ने पूछा। यहाँ किसी बात का सीधा जवाब देना कुफर समझा जाता था। दफ़ा दूर, मैं पुड़ियाँ क्यों बेचूंगा, जबकि शक्ल से तो ये तुम्हारा अबाई पेशा लगता है। सादी ने इत्मीनान से कहा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। देखा, तुम भी धोखा खा गए। हमारा अबाई पेशा तो बच्चे उठाना है। वासिक ने फ़ख्र से कहा, फिर बोला, ढूंढ क्या रहे हो? दूरबीन। जवाब मिला। उसका क्या करोगे? तजस्सुस से पूछा। 27D में बड़ी खूबसूरत लड़की आई है, उसे देखूंगा। 27D वाले अंकल की तो बड़ी लड़की भी खासी खूबसूरत है। ओहो, उनके घर मेहमान आए हैं, मेहमान लड़की खूबसूरत है। अच्छा, वासिक ने कहा। जो खिड़की तक पहले पहुंचेगा पहला मौका उसे दिया जाएगा। वासिक ने दौड़ लगा दी। खबरदार, सादी ने उंगली उठाकर तनबीह की। उस पर कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा। मैंने उसे सबसे पहले देखा, इसीलिए वो सब तुम सबकी भाभी है।
ये अच्छी धांधली है। वही सबसे पहले बसूरा। पार्क में जो फिरोजी दुपट्टे वाली नज़र आई थी, हालांकि मैंने सबसे पहले उसे देखा था, फिर भी तुमने उसे हमारी भाभी बना दिया था। हाँ हाँ, 2 की गुंजाइश तो फिर भी बाकी है मेरे भाई, सादी ने कहकर लगाया। इस बार हमें मौका दो, वरना हम 3rd सेमेस्टर वाले एहतजाज करेंगे। परवाह किसे है, भला आखिर दूरबीन मिल गई। सादी ने ही सेट की, फिर बारी बारी सब दीदार से फैज़याब हुए। माशाल्लाह, खुदा नज़र बद से बचाए। यार पता करवाओ, इसकी 2-4 बहनें और नहीं हैं? जुनैद ने तो बाकायदा तान लगाए। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। सादी ने पलट कर जेडी को देखा। वो बेड पर बैठा नापसंदीदगी से उन्हें देख रहा था। वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें अपनी भाभी देखने से कोई दिलचस्पी नहीं? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? मैंने अपने कपड़े पहने हैं। झूठे, ये कपड़े मेरे हैं, वो चिल्लाया। मैं तुम्हें भी अपना ही समझता हूँ, तजाहुल आरफाना से कहा गया। अब मैं क्या पहनूँ? वो झुंझलाया। ये भूखे नंगे बन के सवाल ना किया करो, अलमारी भरी पड़ी है, कोई भी जोड़ा पहन लो। तुम लोगों ने मेरे कोई कपड़े छोड़े भी हैं? आधे इधर मैले पड़े हैं, बाकी आधे तुम लोगों ने पहन रखे हैं। और ये जो शर्ट तुमने पहनी है, इसका कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन चूंकि सिर्फ यही शर्ट तुम लोगों के शर से महफूज रह सकी थी, इसीलिए मैंने इसे ही पहनने का इरादा किया। मगर तुम, मुझे कोई पकड़ो, सादी ने सदमे से बेहाल होते हुए कहा। अपने इस दोस्त नवाज और मिलनसार जिगरी यार के मुँह से ऐसी जहर वाली बातें सुनकर मेरा दिल चूर चूर हो चुका और मुझे इस दुनिया में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही। मैं खुदकुशी करने लगा। प्लीज़ यार, तू खुदकुशी कर ले, इस लड़की से मैं शादी कर लूँगा, सादी ने मिन्नत से कहा। सादी फ़ौरन उसके हाथ झटक कर नॉर्मल हो गया। अब इतना भी शदीद सदमा नहीं है, फ़ौरन खुदकुशी कर लूँ? फिर उसने कहा, और दूसरी बात, इस लड़की के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, वो मेरी और मेरी ही रहेगी। अगर तुम्हें उसे हासिल करना है तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। वो रत्ती भर भी संजीदा ना था। ओए, तुम लोगों को ज़रा बराबर शर्म नहीं आती एक अनजान लड़की के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? जेडी ने कहा और हस्बे तवक्को खूब मजाक का निशाना बना। चूँकि जेडी साहब की अपनी कोई सगी बहन नहीं है, इसलिए सारी दुनिया की लड़कियों से बिना राखी बंधवाए ये उनके भाई बन गए। जेडी सर पकड़ कर बैठ गया। उसके दोस्त, जिन्हें उससे सच्ची दोस्ती का दावा था, उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी सादगी, दोस्त नवाजी, मिलनसारी, खुश खल्की के गुन गाने वालों के नज़दीक उसकी परेशानी कोई हैसियत न रखती थी, जबकि जवाबदेही के ख्याल से उसका दिमाग फट रहा था। अब हमारे पास अगला 1 घंटा फ्री है, चलो यहाँ बैठो और हमें सारी तफसीलात बताओ। लेकिन इससे पहले इस पहलू पर रोशनी डालना मत भूलना कि तुमने इतनी अहम बात हमसे क्यों छुपाई। पहली 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद वो तीनों एडमिन ब्लॉक के पिछली तरफ आ गई, जो आम गुजरगाह न होने की बिना पर ज़्यादातर सुनसान रहता था। उन तीनों की दोस्ती की मुद्दत ज़्यादा नहीं थी। निम्रा और अबीर स्कूल के आखिरी साल से एक दूसरे को जानती थी, जबकि तन्वा से उनकी मुलाकात कॉलेज में आकर हुई थी। पहले साल में उनकी दोस्ती खूब परवान चढ़ी थी। पढ़ाई के मैदान में तीनों का रिकॉर्ड बेहतरीन था। इसके साथ साथ वो तीनों अल्ले गुल्ले की भी शौकीन थी और गैर नसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। चूँकि तीनों का बुनियादी मजमून एक ही था, इसलिए वो दोस्ती खूब गहरी हो रही थी। निम्रा और अबीर हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। बज़ाहिर तन्वा भी ऐसा ही करती थी, मगर उसकी ज़िंदगी के कुछ ना कुछ पहलू ऐसे थे जो उसने अपनी बेहतरीन सहेलियों से छुपा रखे थे। शबीउल अब्बास से मंगनी भी ऐसा ही मामला था। मैंने कौन सी बात छुपाई है, वो भूल चुकी थी। कुछ घंटा पहले उसने कोई इंकशाफ करके अपनी सहेलियों को हैरान किया है। भाई खूब, अबीर ने उसका मजाक उड़ाया। मैं अगर मंगनी शुदा हूँ तो सोते जागते कभी इस हकीकत को फरामोश ना करूँ। और ये एक मोहतरमा है। छोड़ो बहन, नेमत की कदर हर एक को नहीं होती, निम्रा ने फलसफियाना अंदाज में कहा था। तन्वा हंसती। तुम दोनों मामूली सी बात को इतना बढ़ा रही हो। जब मैं पैदा हुई थी तभी नानू जान ने मेरी हाथ में नन्ही सी अंगूठी पहनाकर मुझे शबीउल अब्बास भाई से मंसूब कर दिया था। उस वक्त बाबा जिंदा थे, इसलिए ये रिश्ता सबकी रज़ा से हुआ था। लेकिन अम्मी ने अपनी वफ़ात से चंद रोज़ पहले वो अंगूठी मेरी उंगली से उतार कर कहीं रखती थी, इसलिए मुझे नहीं पता वो अंगूठी अब कहाँ है। शायद नानू के पास हो। मुझे पूछने का ख्याल नहीं आया। यार ये बात अब इतनी पुरानी बात है कि मैं इसे 24 घंटे तो याद नहीं रख सकती। सुबह भी कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई कि मुझे बताना पड़ा, और ना बताना पड़ा, वरना तुम लोगों ने अपनी तरफ से अफसाना बना लेना था। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला, अबीर ने कहा। तन्वा, सच सच बताना, तुम्हें कभी अपने नानों के इस फैसले पर एतराज़ नहीं हुआ? तन्वा ने बड़ी दिक्कत से सच्चाई अपने लबों पर आने से रोकी और मुस्कुरा कर बोली, इसमें एतराज़ वाली क्या बात है? नानू ने मुझे पाला है, वो मेरी ज़िंदगी के बारे में हर तरह का फ़ैसला करने का हक़ रखती हैं, और फिर इस फैसले में तो अम्मी और बाबा की मर्ज़ी भी शामिल थी। अच्छा, और भी तो बताओ, निम्रा ने इश्तियाक से कहा। मसलन, वो गहरी सांस भरकर पूछने लगी।
मसलन नाम, क्वालिफ़िकेशन वगैरह वगैरह। थक हार कर तन्वा ने खुद को उनके सवालात के रहम करम पर छोड़ दिया। यूँ भी वो जानती थी गुरेज का कोई फ़ायदा ना था। नाम शबीउल अब्बास, उम्र 24 साल 7 महीने, यूईटी से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुस्तकीम मामू के बेटे हैं। 6 फुट कद, 1 इंच, साफ रंगत, मिजाज सख्त, हंसते कभी कभी, अमूमन गुस्से में रहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? अभी ने बाजलत पूछा। तन्वा सोच में पड़ गई, फिर बोली, पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। उसने सादगी से कहा। दर्द तेरे की, जो बात सबसे पहले सोचना चाहिए थी अब तक न सोची। तुम किसी काम की नहीं हो तन्वा। फिर अबीर ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, उसने कभी तुम्हें आई लव यू कहा है? तन्वा बेर ब्यूटी बन गई। कैसे वाहियात सवाल करती हो तुम, सिर्फ जवाब दो, आई लव यू कहा है या नहीं? नहीं। तुम्हें देखकर बिला वजह मुस्कुराता है? नहीं। तुम्हें देखकर उसकी आंखों में चमक तो ज़रूर आती होगी। अबीर पुर यकीन थी। नहीं। तन्वा उकता कर बोली। अच्छा कभी कोई गिफ्ट दिया है? नहीं। कार्ड? नहीं। यार तुम लोगों में कोई नॉर्मल मंगेतरों वाली बात भी है कि नहीं? अबीर ने झुंझला कर पूछा। क्योंकि ये अफसानवी मंगेतर हैं, निम्रा ने घास का तिनका चबाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा था। वो दोनों हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगी। मतलब? भाई देखो ना, अफसानों में भी तो यही होता है, मंगेतर लाताल्लुक, लड़की लापरवाह, लेकिन दिलों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर। एक ज़ोरदार धप उसका मिजाज पूछ गई थी। तुम दोनों क्यों चाहती हो कि मैं तुम दोनों को कोई बहुत रोमांटिक सा किस्सा सुनाऊं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शबीब भाई ने आज तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जो रोमांस के ज़ुमरे में आती हो, बल्कि रोमांटिक बात तो बड़ी दूर की बात है। वो बात ही बहुत कम करते, बस बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब बोलते। उसने जैसे उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ओहो, मैं तो सोच रही थी इस बोरिंग रूटीन लाइफ में कुछ रंगीनी आ रही है, यानी मज़े मज़े के किस्से सुनने को मिला करेंगे। अबीर ने मायूसी से कहा था। तो ठीक है, तुम वादा करो, जब शबीब भाई तुमसे कोई रोमांटिक डायलॉग बोलेंगे तो तुम सबसे पहले आकर हमें बताओगी। बको मत। वादा वादा, दोनों ने शोर मचा दिया। नाचार तन्वा को वादा करना पड़ा। फिर उसने कहा, अब ये फजूल गुफ्तगू बंद करो और कुछ ध्यान पढ़ाई की तरफ भी दो। तुम लोगों को पता है मिस तस्नीम ने आज एडमिशन टेस्ट की डेट भी बता दी है। दफ़ा करो यार, एडमिशन टेस्ट और पढ़ाई को सारी ज़िंदगी पढ़ाइयाँ ही करनी है। अबीर घास पर चत लेट गई, फिर पैर झुलाते हुए बोली, ड्रामेटिक सोसाइटी का जो नया नोटिस लगा है तुम लोगों ने पढ़ा? फिर खुद ही बोली, इस बार एनुअल ड्रामा के लिए किस्सा सस्सी पुन्नू चुना गया है। मिस राबिया ने जुमेरात के रोज़ लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलवाया, और दिलचस्प बात यह है कि सस्सी पुन्नू के किरदारों के लिए लड़कियां पहले ही चुनी जा चुकी हैं। तुम्हें किसने बताया? तन्वा ने पूछा। भाई ये ना पूछो, तुम लोगों को नहीं पता मेरी सीआईडी किस कदर तेज़ है। वाह अबीर, अपनी तरफ से बड़ी ज़ोरदार खबर सुनाई है, निम्रा ने चिढ़कर कहा, जबकि मैं पहले ही जानती हूँ सस्सी पुन्नू के किरदार कौन कर रही है। ए तुम्हें कैसे पता? दोनों चौंकी। यार ये तो बड़ी आम फहम बात है, पुन्नू का किरदार अरूज करेगी और तन्वा सस्सी का। पिछले साल भी तो हीर रांझा के किरदार इन दोनों ने किए थे, और क्या खूब किए थे। तुम्हें शायद ये नहीं पता मैं सस्सी के रोल के लिए मिस राबिया को मना कर चुकी हूँ। तन्वा ने इत्मीनान से इंकशाफ किया। क्यों? दोनों के मुंह खुल गए। तुम इतनी टैलेंटेड हो तन्वा, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। अबीर ने कहा। हाँ अबीर, मैं भी ये रोल करना चाहती थी, मगर जब मुझे पता चला मेल रोल अरूज कर रही है तो मैंने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? अरूज के साथ काम करने में क्या दिक्कत है? निम्रा ने सुलग कर पूछा। वो अरूज की मदाहों में से थी। मैं पहले साल ही उसके साथ काम करके काफ़ी पछता चुकी हूँ। मेरा दिमाग ख़राब नहीं कि एक बार फिर उसके साथ हिरवन का रोल करके लड़कियों को बातें बनाने का मौका दूँ। पहले ही किस कदर ऊट पटांग बातें हो रही हैं। उसका साफ खरा अंदाज था जो निम्रा को बुरा लगा। तुम पागल हो तन्वा, लड़कियों की बेसुरूपा बातों में आ रही हो। इससे कबल के झगड़ा शुरू होता। अबीर उठ खड़ी हुई। मुझे आज पॉकेट मनी मिली है, इसी खुशी में तुम लोगों को ट्रीट देती हूँ। यहीं ले आते हैं। चलो अबीर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। निम्रा उठ खड़ी हुई। अबीर ने उन्हें जाते देखा, फिर सामने क्यारी की तरफ देखने लगी जहाँ एक धोबन चिड़िया फुदकती फिर रही थी। वही हुआ जिसका डर था। फ्लैट की मुकम्मल सफाई से पहले शबीउल अब्बास पहुँच गया था। सादी वासिक अरसल, उसने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे और कितने दोस्तों ने यहाँ डेरा डाले रखा है? तुम्हें गलत फहमी हुई है यार, यहाँ कोई भी नहीं आया। बिखरे हुए बर्तन समेटते उसने अपने तय बड़ी महारत से झूठ बोला था। अच्छा तो फिर ये बिखरावा नूरी मखलूक फैला गई होगी, शबी ने तन से कहा। जेड़ी हंस दिया। शबी, मुझे बुखार रहा इतने दिन, रोज़ चूँकि सफाई नहीं हो सकी इसलिए इतने रोज़ का काम इकट्ठा हो गया, वरना तुम्हें पता ही है मैं इतना बिखरावा कभी नहीं होने देता। यही तो बात है, तुम्हारी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा पूरे फ्लैट का यह असर तुमने किया है।
जेडी, इतनी उम्र हो गई तेरी, अपनी बेवकूफ़ी के हाथों लोगों से धोखा तो तू अब तक खा रहा है, यानी इंसानों को पहचानना तुझे अब तक नहीं आया। मेरे भाई और कुछ नहीं तो कम से कम झूठी मुहारत से बोलना सीख ले। शबी ने उसकी अच्छी क्लास ले डाली। जेडी बिल्कुल खामोशी से अपने काम में लगा रहा। उसे शबी से ऐसी डांट सुनने की आदत थी। तुझे पता है जेडी, तेरा मसला क्या है? हाँ पता है, जेडी ने लापरवाही से कहा। फिर पूछा, वहाँ हवेली में सब कैसे हैं? ठीक है। उसने जूते उतार कर एक तरफ रखे, फिर बेड पर पीछे की तरफ गिरकर सर के नीचे दोनों हाथों का तकिया बना लिया। आबाद, मानी, असफर, तनवा, नवेरा, हरम, असफर से बात हुई थी मेरी। वो तो कह रहा था इस बार आएगा तुम्हारे साथ। सब ठीक है भाई, असफर को कोई काम था इसीलिए नहीं आया, शबी ने कहा। जेडी ने किचन से निकलते हुए उसे देखा। आंखें बंद करके लेटा वो बहुत थका हुआ लग रहा था। बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय लाऊं? उसने मोहब्बत से पूछा। अजमल कहाँ है? उसने मुलाजिम लड़के के बारे में पूछा। उसकी माँ बीमार थी, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। बेचारा बहुत परेशान था। एक तो तुम्हें हर एक की माँ बने रहने का बहुत शौक है, जिससे देखो हमदर्दी जताई रही जा रही है, शबी ने उकता कर कहा। मुझे यकीन है उसे छुट्टी देते हुए एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा होगा कि किचन कौन संभालेगा। शबी, हमें मुलाजमों की कमी थोड़ा ही है, 1 छोड़ 10 मिलते हैं। मैं गांव से भी मुलाजिम मंगवा सकता था, लेकिन जब अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं तो उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैंने सोचा खाना तो मैं अच्छा ही बना लेता हूँ, थोड़ी बहुत सफाई भी कर लूँगा। बस कपड़ों का मसला था, लेकिन ये भी इतना बड़ा मसला नहीं। लॉन्ड्रीज किस मर्ज़ की दवाएं। फिर मैंने सोचा आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई हमारी मदद करेगा। सच कहूँ मैंने हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने की कोशिश की थी। अच्छा छोड़ो इस बहस को, मैं चाय लाता हूँ। मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? शबी ने पूछा। मैं जो भी कहूँगा तुम उसे रद्द कर दोगे, इसलिए तुम ही बता दो। जेडी गहरी सांस भरते हुए मुस्कुरा कर कहा। बेवकूफ़ी, शबी ने सरत से कहा। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला बेवकूफ़ी है। बाज़ औक़ात तुम्हारी बेवकूफ़ी पागलपन की हद तक बढ़ जाती है। मुझे हैरानी है तुम लोगों को पहचान क्यों नहीं पाते। तुम अक्सर किसी नए दोस्त को मुझसे मुतारिफ़ करवाते हो और कहते हो ये बेहतरीन इंसान है, और मैं उस बेहतरीन इंसान की शक्ल देखते ही भांप लेता हूँ वो कितना शातिर और मतलब परस्त है। तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही हैं, वो तुम्हारे पास अपना कोई ना कोई मतलब, कोई गर्ज पूरी करने आते हैं। दिलचस्प बात यह कि तुम हर बार उनकी बातों में आ जाते हो और वो अपना मतलब पूरा होते ही तुम्हें पीछे धकेल देते हैं। सुना तुमने तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। बड़ी नई बात बताई है, जेडी ने मुंह का जाविया बिगाड़ा। मैं छोटा सा था तब से अपनी शख्सियत की इस खूबी से आगाह हूँ। तुमसे पहले ही कई लोग मुझे बता चुके हैं, वो सादगी से कह रहा था। तुम्हें ज़रा भर एहसास नहीं है जेडी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कैसे डॉज दे रहे जाते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है दूसरों के हाथों बेवकूफ़ बनना? शबी ने झुंझला कर पूछा। यार, जेडी ने सर खुजाते हुए बेचारगी से कहा। मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तुम कहते हो मेरे दोस्त अपनी किसी गर्ज के लिए मेरे पास आते हैं। मेरी राय मुख्तलिफ है। मुझे लगता है मेरे दोस्त जानते हैं मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तभी वो मेरे पास आते हैं। किसी की थोड़ी सी मदद करने से अगर उसका मसला हल हो जाता है तो मेरी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ सकता है। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की वजह से नुकसान उठाना पड़ते हैं, ये तो मानते हो। वो मामूली नुकसान होते हैं, जेडी ने तहम्मुल से जवाब दिया। तुम किसी बड़े नुकसान का इंतज़ार कर रहे हो? शबी ने जल कर पूछा। तब संभलोगे, संभल जाओ जेडी। मुझे डर है किसी रोज़ तुम्हारे दोस्त अपनी बातों में उलझाकर तुमसे कत्ल करवा देंगे और तुम तब भी ऐसी ही बोधी लॉजिक्स देते फिरोगे। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। फिर ज़माना दुनिया में कोई इस काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए। तुम गधे, अहमक, पाजी, रास्ता चलतों को दोस्त बनाकर मदद करने खड़े हो जाते हो। मुझे खदशा है किसी रोज़ कोई बड़ा नुकसान ना उठा बैठो। अगर मैं हवेली जाकर किसी को बताऊं कि शबी इतना बोलता है तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जेडी ने उसे चिढ़ाया और वो सचमुच चिढ़ भी गया। मरो तुम, जिस रोज़ भुगत रहे होगे तब मेरी याद आएगी। अब मैं तुम्हारा मसला बताऊं? जेडी ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारा मसला ये है तुम्हें सारी दुनिया बुरी लगती है और तुम्हें सारी दुनिया अच्छी लगती है। वो अपने मखसूस उकताहट भरे अंदाज में बोला। दुनिया अच्छी है। वो मुस्तकिल मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ना, जिस दिन भुगतोगे तब जानोगे। वो बाजिद था। तुम्हें इंसान बुरे क्यों लगते हैं शबी? जेडी ने यकदम पूछा। मुझे सब इंसान बुरे नहीं लगते, सिर्फ वो बुरे लगते हैं जो बुरे होते हैं। वो 2 टोक जवाब आया। मेरा ख्याल है हम ये फ़ैसला वक्त को करने देते। मुमकिन है कुछ अर्सा गुजरने के बाद हम दोनों की अप्रोच बदल जाए। तुम्हें दुनिया और दुनिया वाले अच्छे लगने लगे और मुझे खुदा ना करे बुरे लगने लगे। जेडी ने मुस्कुरा कर कहा। ये नहीं होगा, शबी ने अपने मखसूस 2 टोक अंदाज में कहा। मुझे दुनिया वाले कभी अच्छे नहीं लग सकते। वजह बस कह जो दिया। एक बात बताओ शबी, तुम हर बात इस कदर 2 टोक अंदाज में क्यों कहते हो, जैसे पत्थर पर लकीर, बल्कि पत्थर पर लकीर भी गुजरते वक्त के साथ मध्यम पड़ जाती है। पता नहीं, मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है जेडी। कुछ महीनों की बात है, हमें BA की डिग्री मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ जितना तुम्हारे चेहरे पर चुगतपन है,
इसे देखते हुए तुम्हें नौकरी कौन देगा? एकेडमिक रिकॉर्ड का प्लस होना और बात है, प्रैक्टिकल फील्ड में आकर जॉब हासिल करना बिल्कुल ही और बात। तुम्हें चाहिए था किसी आम से सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करते और सरकारी स्कूल में मास्टर जी लग जाते। तुम्हारी जैसी बांगड़ो शक्ल के कई मास्टर जी देखे हैं मैंने। शबीर का मसला ये था, वो बदतमीज़ी की हद तक साफ होता, साफ कोई भी, वो जिसमें सामने वाले को ज़ख्मी कर देने वाली तलखी होती थी। जेडी हर्ट होने के बावजूद मुस्कुराता रहा। तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मुझे जॉब ना मिली तो मैं दादों के ऑफिस में बैठूंगा। फैमिली बिजनेस का कुछ फ़ायदा तो हमें भी हासिल होना चाहिए। शाबाश, शबीर ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। BA सिविल करके गन्ने से चीनी बनाना और चावल छानना सीखोगे? भाई खूब। तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? ज़ाती कारोबार के अपने मज़े हैं। हमारी जो शुगर और राइस मिल्स हैं, हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर दादो बेचारी कब तक ये सब काम तनहा संभालेंगी? इसमें क्या शक है? वो फ़ौरन मान गया। अच्छा शबीर, तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है? मैं कुछ अरसा यहाँ किसी अच्छी इंजीनियरिंग फर्म में काम करूँगा, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए इंग्लैंड जाऊँगा। तुम्हें पता है इंग्लैंड जाकर पढ़ना मेरा कितना बड़ा ख्वाब है। फिर ज़ाहिर है जॉब करूँगा और अगले 10 सालों में अपनी एक कंसल्टेंट्स बना लूँगा। तुम देखना जेडी, मैं बहुत तरक्की करूँगा इंशाल्लाह। जेडी ने सदके दिल से कहा, फिर बोला, वैसे मेरा ख्याल है दादो हम दोनों को ही जॉब करने की परमिशन नहीं देंगे। अपने बारे में तो मैं पूरी यकीन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे 100% यकीन है। वो तुम्हें बाहर जाने नहीं देंगी। वो हमेशा चाहती है तुम पढ़ाई ख़त्म करके बिज़नेस की तरफ आ जाओ। तुम्हें पता है मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, उसने अपने मखसूस शाहाना अंदाज में कहा था। जेडी खामोशी से उसे देखने लगा। उसने शबीउल अब्बास उसके चचा मुस्तकीम भट्टी का बेटा था। उन दोनों की उम्रों में महज चंद दिन का फ़र्क था। एक घर में रहने और तरबियत के लिए एक सा माहौल मुयस्सर आने के बावजूद उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। चूँकि शबीर को हमेशा दादों की सपोर्ट हासिल रही थी, वो अपने बच्चों की औलाद में शबीर को सबसे ज़्यादा करीब जानती थी, इसलिए वो ख़ानदान भर में शाहाना मिजाज, नखरीला और ज़िद्दी मशहूर था। दिलचस्प बात यह कि फिर भी पसंदीदा था। वजह उसकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन मानी जाती थी। ज़हीन वो बचपन से ही बहुत था। शाहाना मिजाज होने के बावजूद उसने आज तक अपने बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी नहीं की थी। इसके बावजूद दादों के बाद वो था जिसकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ आखिरी माना जाता था। हवेली में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उसकी बात मानने के पाबंद थे। वो और जाहिर है इतने सारे इख्तियारात दादों ने उसे दिए थे। जेडी और उसके कज़न अगर शबीर पर रश करते थे तो ये कोई गैर मामूली बात भी नहीं। हाँ साहब, ये तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? आप शहज़ादा आलम जो ठहरे। बादशाह अकबर का सुना है, मुमकिन है किसी ने हवाई उड़ाई हो, मगर सुना है शहज़ादा सलीम के आगे बड़ी जल्दी मजबूर हो जाया करता था। वो तो अनारकली के मामले में बाप बेटा में थोड़ी अनबन हो गई और फसाना बन गया। हमारी ज़ोरदार शख्सियत वाली दादो बादशाह अकबर से भी ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं तुम्हारे आगे। वो तो शुक्र है कि दरमियान में कोई अनारकली नहीं होती, तब भी हमारी अनबन नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं दादों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जेडी किचन की तरफ बढ़ा। मैं चाय लाता हूँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी लाना। जेडी ने किचन में आकर जल्दी जल्दी आलू काटे और नमक और काली मिर्च लाकर उन्हें कढ़ाई में डाल दिया। साथ ही इलेक्ट्रिक केटल का प्लग लगाकर इंतज़ार करने लगा। उसके कानों में शबीर की आवाज़ गूंज रही थी और वो शर्मिंदा हो रहा था। उसने जेडी के लिए बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मुमकिन है कोई और लफ्ज़ उससे बेहतर होता, मगर खुद उसे भी कोई मुतबादिल लफ्ज़ बेवकूफ़ से ज़्यादा जामिया और भरपूर नहीं लग रहा था। उसकी अम्मी यहाँ मौजूद होती तो कहती, दरअसल मेरा बेटा बहुत मासूम और सादा दिल है। आजकल लड़कों में जो चालाकी और होशियारी होती है वो मेरे बच्चे में नाम कभी नहीं। दरहकीकत मासूमियत और सादगी बेवकूफ़ी और जोगतपन के महजब नाम है, जिन्हें कभी हम खुद और कभी हमसे बेतहाशा मोहब्बत करने वाले हमारी शख्सियत से जोड़ देते हैं, ताकि हकीकत से मुस्तकिल नज़रें चुराते हुए दिल दुखी होने से बचा रहे। उसकी अम्मी बचपन से यही करती आ रही थी। जेडी के लिए ये बातें नई नहीं थी। स्कूल में भी लड़कियों से बोंगा तो अक्सर व बेशतर और कभी कभार भोला बादशाह कहकर चिढ़ाया करते थे। तब से लेकर अब तक जेडी समझ नहीं सका था उसमें भोले बादशाह वाली कौन सी खसूसियत है। स्कूल में वो ऐसी बातों पर बददिल होकर स्कूल जाने से इनकार कर दिया था, मगर बड़े होने पर उसने इस हकीकत को किसी हद तक तस्लीम कर लिया था कि इंसानों को पहचानने की फितरी सलाहियत उसके अंदर नहीं है। लेकिन वो ये कहकर ख़ुद को तसल्ली देता था कि अक्सर लोग बोंगे या भोले नहीं होते, फिर भी इंसानों को नहीं पहचान पाते और धोखा खाते। वो ये सोचकर मुतमईन रहता था और हर बार अपने दोस्तों के झूठ पर यकीन करके उनकी मदद करता रहता था।
मदद करने की हैसियत खुदा एक को नहीं देता, वो अक्सर सोचता। लेकिन इस बार उसे कुछ तशवीश और हद तक महसूस हो रही थी। उसके दोस्तों ने हॉस्टल के बारे में झूठ बोलकर 3 रोज़ यहाँ क्याम किया था और जेडी की जेब बिल्कुल खाली करवा दी थी। उन्होंने कई कीमती डेकोरेशन पीसेस तोड़ दिए थे। वासिक उससे इजाज़त लिए बगैर उसकी बेहद मनपसंद टेसट की घड़ी ले गया था और अरसल ने मकरूज़ होने के बावजूद उससे इस बार भी 7,000 उधार निकलवाए थे और वो जानता था ये कर्ज भी ना चुकाया जाएगा। आखिर हर बार वो उनकी बातों में क्यों आ जाता है और ख़ुद से किए हुए अहद भूल जाता है। अब मैं किसी पर एतबार नहीं करूँगा, ख्वाह मेरे दोस्त ही क्यों ना। कोई मेरे सामने एरिया रगड़ते मर भी रहा होगा, मैं तो उसकी मदद नहीं करूँगा। मुझे क्या पड़ी है कि अरे गहरे की मदद करूँ और बेवकूफ़ बनूँ। भोले बादशाह ने पक्का अहद किया। और जिस वक्त वो सुगर बीबियों की तरह ट्रे सजाकर अंदर पहुँचा, शबीर गहरी नींद सो चुका था। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एडमंड ब्लॉक के करीब घास के उस छोटे से किता में तन्हा बैठे तन्वा को अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब अपने करीब एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया और दिल ही दिल में बेजार हुई। अरूश ख्वाजा सुर्ख गुलाबों का एक गुलदस्ता हाथों में पकड़े उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अबीर ने सही कहा था, आज अरूश बहुत तैयार होकर आई थी। मुश्किल गर्दन तक आते उसके घुंघराले बाल, जिन्हें वो रूटीन में बांधे रखती थी, आज खुले हुए थे। सफ़ेद और स्याह चेक बार स्कार्फ जो पूरे कॉलेज में उसकी शनाख्ती अलामत की तरह मशहूर था कि दोनों सिरों को उसने सख्त हस्बे मामूल अपने मखसूस अंदाज में पहन रखा था। इसके अलावा मर्दाना अंगूठियाँ और बैंड्स थे। दाएं कान में सिल्वर की छोटी सी बाली थी। ये वो लवाजमात थे जो हर रोज़ वो कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ इस्तेमाल करती थी। कोई क्लास अटेंड करने के लिए जाते हुए वो सब उतार कर अपनी क्लास का नुमाइंदा रंग का दुपट्टा ओढ़ लेती थी और वापस आकर फिर पहन लेती थी। आज के दिन की ख़ास तैयारी का सबसे अहम अंसर वो लिप ग्लोस था जिसकी वाफिर मिकदार उसने अपने होंठों पर लगा रखी थी और इस वक्त बिल्कुल अजूबा दिखाई दे रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसे खामोश देखकर अरूश ने फिर पूछा। दूर दूर तक कोई स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रही थी। नाचार तन्वा ने इस बात में सर हिला दिया, साथ ही अपनी नोटबुक खोलकर जल्दी जल्दी कलम घसीटने लगी। आप मसरूफ़ लग रही हैं, अरूश ने उसके करीब बैठते हुए कहा। हाँ, मैं नोट्स बना रही हूँ, तन्वा ने बेतासुर लहजे में कहा। अरूश और अपने बारे में होने वाली चहमगोइयाँ उसने भी सुनी थी और वो नहीं चाहती थी उन दोनों को इकट्ठा बैठे देखकर लड़कियाँ और उटपटांग बातें करें। ओह, अरूश के लहजे में मायूसी की झलक थी। मैं तो आपसे कुछ बातें करने आई थी, उसने कहा। आप बातें करें, मैं सुन रही हूँ। आपको पता ही होगा आज मेरा बर्थडे है। अरूश ने यूँ पूछा जैसे खुद को बहुत मशहूर हस्ती समझती हो। मैं मदर टेरेसा का बर्थडे याद रखती हूँ या अपना? तन्वा जी भर कर रखाई का मुजाहरा कर रही थी। अरूश लाजवाब हो गई। दरअसल कॉलेज की अक्सर लड़कियों को पता है तो मैंने सोचा आपको भी पता ही होगा। मैं उन अक्सर लड़कियों में शामिल नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको बता तो रही हूँ। अरूश इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं थी। आप मुझे विश नहीं करेंगी? हैप्पी बर्थडे। आपका नाम बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। किसने रखा था? मेरी नानू ने, तन्वा ने कहा। उन्होंने मेरा नाम अपने नाम पर रखा था क्योंकि वो चाहती थी मैं बिल्कुल उनके जैसी बनूं। ये पहला तवील जुमला था जो उसने अदा किया। अरूश के लिए ये भी गनीमत था, कम से कम वो बात करने पर तो राज़ी हुई। क्या आपकी नानो आपकी तरह खूबसूरत है? मैंने तो उनके पासिंग भी नहीं हूँ। उसके लहजे में नानों के लिए फ़ख्र ही फ़ख्र था। अरूश मुस्कुराई। मैं कभी आपकी नानों से ज़रूर मिलूंगी ताकि पता चल सके वो खातून कितनी खूबसूरत है जिनके आप पासिंग भी नहीं है। हालांकि आप मुझे इतनी खूबसूरत लगती हैं कि मेरा ख्याल है आपका मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता। आपको पता है मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, शायद मैं ठीक से बता भी नहीं सकती। आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? उसने पूछा। नहीं, तन्वा ने इस तरह से मुस्तहकम लहजे में कहा। क्यों? अरूश ने पूछा। मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती, वैसे भी मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है। आप इतनी सख्ती से जवाब ना दें, अरूश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी तरह सोच लें, फिर कोई जवाब दे। मैं इस कॉलेज की बेहतरीन लड़की हूँ। चारों बैचेस की लड़कियाँ मुझसे दोस्ती में फ़ख्र महसूस करती हैं। मैं जिसके साथ चल रही होती हूँ उसे खुद पर नाज होता है। आप खुद सोचिए, जिस लड़की पर इतनी लड़कियाँ फ़िदा हैं और उसे दोस्ती करना चाहती हैं, वो खुद चलकर आपके पास आती है तो उसके पीछे ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। आज बहुत सी लड़कियों ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, कहीं फूल दे चुकी हैं, मगर मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। हमारी दोस्ती के लिए हैं ये फूल। मुझे यकीन है ये फूल लेकर आप मेरी दोस्ती से इनकार नहीं करेंगी। उसके हर लफ्ज़ से जाम छलक रहा था। तन्वा की नापसंदीदगी में और इजाफा हो गया। आप ये फूल वापस ले जाइए अरूश। मैं बता चुकी हूँ मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, और जब दोस्ती नहीं करनी तो फूल किस खुशी में लूँ? तन्वा ने पहले से ज़्यादा सख्ती से कहा था। अरूश मुस्कुराती रही। तन्वा को उसकी आंखों से, उसकी मुस्कुराहट से घिन आ रही थी। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी और गंदी मालूम होती थी। तन्वा को याद आया, पिछले साल जब उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। आपको फूल नहीं लेने तो इन्हें डस्टबिन में डाल दे, मैं इन्हें लेकर नहीं जाऊँगी। मुझे यकीन है चंद दिन के बाद आप मुझसे दोस्ती करने पर राज़ी हो जाएंगी। वो उसी रास्ते पर पलट गई जहाँ से आई थी। तन्वा ने देखा उसके पहनावे
और बोलचाल में ही नहीं, चलने के अंदाज में भी मर्दानापन नुमाया था। उसकी नापसंदीदगी और नागवारी कहीं गुना बढ़ गई। उसने फूलों को बेदर्दी से परे फेंक दिया। ओह नो, कौमे लूत की भटकी हुई रूह अदना। वो अपनी किताबें समेटने लगी। निम्रा दौड़ी चली आ रही थी। अरुष, तुमसे क्या बात करने आई थी? उसने हाँफते हुए पूछा। उसका दिमाग ख़राब है। तन्वा ने बात पलट दी। तुम तो कैंटीन गई थी और अबीर कहाँ है? वो समामा के पास बैठी है, वही 4th ईयर की समामा जो पॉमिस्ट है। हम दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से राज़ी किया कि आज वो हम तीनों के हाथ देख के, मैं चलती हूँ लेकिन हाथ नहीं दिखाऊंगी। नानू कहती है इस तरह 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। तन्वा उठ खड़ी हुई। ओहो, कुछ नहीं होता तन्वा, निम्रा ने झुंझला कर कहा। तुम्हें अपना मुस्तकबिल जानने से दिलचस्पी नहीं है? दिलचस्पी तो है, मगर वो तजब्जुम में घिर कर बोली। कोई अगर मगर नहीं, तुम तो दिन ब दिन मिस नो बनती जा रही हो। कुछ पूछो मुँह से ना निकलती। खुदा ना करे उन दिनों तुम्हारा निकाह शबीउल अब्बास के साथ रखा गया तो बेचारे का कबाड़ा हो जाएगा। ज़ाहिर है तुम्हारे मुँह से तो ना ही निकलेगी। निम्रा उसे साथ घसीटते हुए तेज़ तेज़ बोल रही थी। जन्नत, ओ जन्नत। दीन मोहम्मद ने घर में दाखिल होते ही जन्नत को आवाज़ें देना शुरू कर दी थी। आसमान के चेहरे पर शाम का सिंगार जारी था और सहन में लगे सुख चैन पर चिड़ियों ने शोर मचा रखा था। नन्ही जन्नत अपने झूले में लेटी चिड़ियों के शोर से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। बाप की आवाज़ सुनकर वो तेज़ तेज़ हाथ पैर चलाने लगी। दीन मोहम्मद ने अपना साफा अलंगनी पर डाल दिया और आगे बढ़ उसे गोद में लेकर प्यार करने लगा। उसकी बीवी जहरा सहन के एक तरफ दस्ती नलके के करीब बैठी कपड़े धो रही थी। बाप बेटी को लाड करते देखकर मुस्कुराने लगी। यह आज की बात नहीं थी। जन्नत की पैदाइश से लेकर अब तक साल भर के उस अरसे में उसका यही मामूल बन चुका था। वो जन्नत को पुकारता हुआ घर में दाखिल होता और उसे गोद में उठा लेता, फिर जब तक घर पर रहता उसे गोद से उतरने न देता। और सिर्फ दीन मोहम्मद ही क्या, मौकूफ़ खुद ज़हरा और दीन मोहम्मद की माँ के मामूलात में भी बेहद तब्दीली आ चुकी थी। जन्नत उन सब के लिए खिलौना थी जिसने उनके घर को घर नहीं रहने दिया था, जन्नत बना दिया था। जन्नत दीवार पर बैठी हुई चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। दीन मोहम्मद ने उसे दोनों हाथ से पकड़कर चिड़िया के करीब किया। चिड़िया खतरा भामते ही फुर से उड़ गए। जन्नत खिलखिलाकर बाप के सीने में मुँह छुपाने लगी। तभी दीन मोहम्मद की निगाह उसके पैर पर पड़ी, जहाँ मामूली सी खराश सुर्ख होकर सूख रही थी। ये इसके पैर पर क्या हुआ है? अपने अंदर उठी गुस्से की शदीद लहर को दबाते हुए उसने ज़ोहरा को मुखातिब किए बगैर पूछा था। ज़ोहरा अपने आंचल से हाथ पूंछती करीब आ गई और बगौर जन्नत के पैर को देखा, फिर अचानक याद आने पर बोली, अच्छा ये सुबह चारपाई के पाए से खराश लग गई थी, पाँव पाँव चलने लगी है। आपको पता तो है जी, अब ये कहाँ टिकती है? इसने प्यार से जन्नत का गाल गुदगुदाते हुए कहा। दीन मोहम्मद ने उसका हाथ झटक दिया। ये पाँव पाँव चलती है, टिकती नहीं है। तुम क्या अफीम खा के सो जाती हो? ज़रा सी बच्ची का ख्याल भी नहीं रखा जाता। दीन मोहम्मद ने मुश्तइल होकर कहा था। अभी खुदा ने एक दिया तो ये हाल है, जो बाकी 6 भी जिंदा होते तो तूने क्या करना था? ज़रा शर्मिंदा सी हो गई। क्या हो गया जी आपको? बच्चे तो चोटें लगवाते ही रहते और मैं तो सारा सारा दिन इसी के साथ लगी रहती हूँ। यकीन ना आए तो अम्मा से पूछ लें। नज़र आ रहा है मुझे कितना तू इसके साथ लगी रहती है। दीन मोहम्मद का गुस्सा कम ना हो रहा था। अच्छा, मैं अगली बार ख्याल रखूँगी। ज़ोहरा ने मसलहत तमीज़ी से काम लिया। दीन मोहम्मद सर झटक कर तख्त पर बैठ गया और जन्नत से बातें करने लगा। ज़हरा ने गहरी सांस भरकर शौहर और बेटी को देखा। उसे दोनों से बेहद हिसाब मोहब्बत थी, मगर दीन मोहम्मद की तरह बेटी की मोहब्बत में वो अंधी नहीं हो रही थी। दीन मोहम्मद जन्नत के मामले में हद दर्जा जज्बाती था। वो ज़हरा जन्नत के मामले में अपनी माँ की भी मामूली सी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था। बाज़ औक़ात इसकी गैर मामूली मोहब्बत और उनसियत अच्छी लगती, बाज़ औक़ात बुरी और बाज़ औक़ात नागवार। दीन मोहम्मद पहला शख्स नहीं था जिसे खुदा ने तवील इंतज़ार के बाद बाप के मनसब पर फायज़ किया था। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, मगर कोई भी औलाद को इस तरह तेली का छाला नहीं बनाता जिस तरह दीन मोहम्मद जन्नत को बना रहा था। बाज़ औक़ात ज़हरा को परेशानी होने लगती कि इतनी मोहब्बत और जज्बातियत का नतीजा क्या निकलेगा। फिर वो सर झटक देती कि उसकी परेशानी कबल इस वक्त थी। दीन मोहम्मद का मूड इतनी देर में खुशगवार हो चुका था। वो ज़हरा को पुकार रहा था। ज़हरा सर झटक कर मतवज्जो हुई। मैंने कहा था ना, हमारी लाडो बड़ी नसीबों वाली है। देख ले, जब से दुनिया में आई है हमारी ज़मीनें कितना मुनाफा दे रही, और आज तो मेरे पास खुशखबरी भी है। वो खुशी खुशी बताने लगा। चौधरी हाकिम अपनी ज़मीनें बेच रहा, वो भी बड़ी मुनासिब कीमत में। बल्कि मुनासिब कहना भी गलत है, औने पौने ही समझ लें। मैंने फ़ैसला किया वो अराज़ी ख़रीद के मैं जन्नत के नाम लगाऊंगा। अभी तो ये इतनी छोटी है, ये जो हमारा है वो इसी का ही तो है, लेकिन अभी से ज़मीन इसके नाम लगाने की क्या ज़रूरत है? ज़हरा ने एतराज़ किया। बड़ी होगी तो नाम लगा देना, खामखा बच्चा नज़र में आता है। गांव में कितने हासिद हैं हमारे। बात तो ठीक है तेरी, दीन मोहम्मद ने कहा, लेकिन मेरा दिल चाहता है हमारी जन्नत इस गांव के तमाम बच्चों से बेहतर हो। मेरी ख्वाहिश है ज़हरा, इसे पूरा ज़रूर करूँगा, उसने कतियत से कहा था।
ज़हरा गहरी सांस भर के उसके लिए खाना लेने रसोई की तरफ आ गई। उसे दीन मोहम्मद की मंतक समझ न आई थी, फिर भी वो मुतमईन थी क्योंकि उसे यकीन था वक्त गुजरने के साथ साथ दीन मोहम्मद की जज्बातियत कम हो जाएगी। डिनर के दौरान बड़ी महसूस कुन सी खामोशी छाई हुई थी। कभी कोई गिलास चमचा टकराता तो आवाज़ पैदा होती, फिर वैसा ही सुकून छा जाता। सरबत देख रही थी दानियाल हसन रग़बत से निखारे, यहाँ तक कि उन्होंने चंद लुक़मे खाकर प्लेट पर एक खिसका दी और पानी का गिलास उठा लिया। लेकिन इससे कबल के गिलास लबों से लगाते सरबत ने सरस से एक बाउल उनके सामने रख दिया। आपको सब्ज़ी पसंद नहीं आई तो ये मटन ग्रेवी ले लें, साथ में ये वाइट राइस, ये कॉम्बिनेशन पसंद है ना आपको? आज सारा खाना मैंने आपकी पसंद के मुताबिक बनाया दानियाल, सरबत ने मुस्कुराते हुए अपना कारनामा बयान किया था। एक के बाद एक चीज़ मेरे सामने रखते हुए ये साबित ना करें कि आपको मेरी पसंद नापसंद की बड़ी परवाह है। तन से बोझल सर्द लहजा, सरबत का रंग फीका पड़ गया। आपने सुबह सब्ज़ी के लिए कहा था, इसीलिए मैंने उन्होंने वजाहत देना चाहिए। दानियाल साहब ने फ़ौरन टोक दिया। मैंने मिक्स सब्ज़ी पकाने के लिए कहा था, सिर्फ गाजर पकाने के लिए नहीं। मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है, इसलिए जो सब्ज़ी थी घर में थी वही बना दी। अच्छा, मैं कल मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। प्लीज़ आप अभी जो खाना छोड़ कर ना जाइए। आपको राइस नहीं खाने तो मैं चपाती बना लाती हूँ। फ्रीज़र में कबाब रखे हैं कच्चे कीमे के, अगर आप कहें तो वो फ्राई कर देती हूँ या ऑमलेट बना लेती हूँ। सरबत को किसी भी तरह उन्हें कायल करना था, सो जल्दी जल्दी बोल रही थी। दानियाल साहब ने अब्रू अचकाकर तीखी नज़र उन पर डाली। कल मिक्स सब्ज़ी बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, इस पर ख्वाहिश कोई चीज़ ना मिले तो फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती। ताज्जुब मुझे इस बात पर है, इतनी अहम बात आपको अब तक समझ में क्यों नहीं आ सकी? बाकी बात रही कबाब, चपाती और ऑमलेट की, आपको मेरी इतनी फ़िक्र थी तो इन सब चीज़ों को इस वक्त टेबल पर मौजूद होना चाहिए था। आवाज़ धीमी, लहजा तल्ख। दैट्स नॉट फेयर डैडी, वलीद ने अचानक कहा। मम्मी ने सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक बनाया, सिर्फ आज नहीं, वो हर रोज़ ऐसा ही करती हैं, फिर भी आप कह रहे हैं उन्हें आपकी फ़िक्र नहीं। मेरी बात में दखल मत दो वलीद, खामोशी से खाना खाओ। दानियाल साहब ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। वलीद को हद तक का एहसास हुआ। उसने एनिया की तरफ देखा, वो सरासमगी चेहरे पर फैलाया आंखों ही आंखों में उसे खामोशी से बैठे रहने का कह रही थी। वलीद दिल महसूस कर बैठा रहा। डैडी का मामूली मामूली बातों के लिए मम्मी को डांटना वलीद को कभी अच्छा नहीं लगता था। उनका रवैया सबके साथ ऐसा होता तो उसे कभी महसूस ना होता। वैसियत बाप वो बहुत अच्छे थे, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखते थे, उनके मसाइल डिस्कस करते थे, लेकिन बीवी के साथ उनका रवैया हमेशा अजीब सा होता था। कम से कम वलीद ने अपने होश में उन्हें कभी माँ के साथ तहम्मुल से बात करते नहीं सुना था। अव्वल तो वो दोनों आपस में बहुत कम बात करते थे, लेकिन अगर बात करते तो मम्मी का लहजा घुघियाया हुआ था और डैडी का तंज में डूबा। इनके पास इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी और एक मशहूर सरकारी बैंक में वो बतौर मैनेजर काम कर रहे थे। अपनी फील्ड से मुतल्लिका शॉर्ट कोर्सेज़ के सिलसिले में वो अंदरूने बहरूने मुल्क सफ़र करते रहते थे। वलीद का इस मुआशरे में जो मकाम था वो उसे उसके डैडी की वजह से मिला था, लेकिन डैडी को ये मकाम पैदा होते साथ नहीं मिला था। उन्होंने ये मकाम अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए हासिल किया था। वो सेल्फ मेड थे और ऐसे सेल्फ मेड थे जिन्हें लोग कदर की निगाह से देखते हैं। खुद वलीद अपने डैडी को आइडियलाइज़ करता था, लेकिन वो जब भी उन्हें मम्मी से बात करते सुनता वो उसे जाहिल लगते थे, जिनमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जो जाहिल मर्दों की तरह अपनी बीवी को दबा कर रखने के लिए हर रोज़ अपनी ज़बान की धार तेज़ करते हैं। वो भी सोच ही रहा था कि उसने डैडी को मम्मी से कहते सुना, लेकिन वो चूँकि पूरी तरह हाजिर नहीं था इसलिए बात समझ ना सका। मम्मी कह रही थी, मैं तो उन लोगों से मिलने नहीं जा सकी। जिस वक्त तौकीर भाई का फ़ोन आया मैं घर पर नहीं थी। एनिया ने उन लोगों को पोर्शन दिखा दिया था। फिर जिस वक्त मैं आई तो मेरा ख्याल था वो लोग आराम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा, और अगर आप सोचना छोड़ दे तो हमारी ज़िंदगियों के आधे मसाइल तो यूँ भी हल हो सकते हैं। वही मखसूस तलवार की काट जैसा लहजा। और क्या मैं जान सकता हूँ आप घर पर मौजूद क्यों नहीं थी? मैंने आपको बताया था, सोसाइटी की मीटिंग थी आज। सरवत मुनमुनाई। और क्या होता है आपकी इस मीटिंग में? दानियाल हसन ने पूछा। चुगलियाँ, बदखोइयाँ, इसको लड़वा दिया, उसको मिलवा दिया, कपड़े ज्वेलरी की बकवास डिस्कशन। इतनी अहम मीटिंग के दौरान आपको तो ये भी पता नहीं चला होगा कि आपकी इकलौती बेटी अपना हाथ जला बैठी है। क्या? सरवत ने फिक्रमंदी से एनिया की तरफ देखा। डैडी प्लीज़, एनिया ने झुंझला कर कहा था, हाथ मेरी अपनी गलती की वजह से जला, आप मम्मी को तो ब्लेम ना करें। दानियाल हसन ने नैपकिन मेज़ पर उछाला और बिना किसी तरफ देखे डाइनिंग रूम से निकल गए। अपना हाथ दिखाओ एनिया, सरवत ने उससे कहा। रहने दे मम्मी, एनिया ने उकता कर कहा। इतना भी नहीं जला कि मैं बच्चों की तरह रोती फिरूं। पता नहीं डैडी की नज़र कैसे पड़ गई और आपको जता दिया। आप प्लीज़ खाना खाइए। उसके दो टोक कहने पर सरवत खामोश हो गई और अपनी प्लेट पर झुक गई, लेकिन चूँकि दिल अचाट हो चुका था इसलिए जल्दी हाथ खींच लिया। सरवत ने जाए नमाज तह करके रैक में रखी और विर्द मुकम्मल करके घर के चारों कोनों में फूंके मारी। फिर बेडरूम में जाने का इरादा मौकूफ़ करती दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में आ गई।
हवा बनती, लेकिन लॉन की घास से एक फरहत बख्श ताजगी और खुशबू उन तक आ रही थी। वो वहीं बरामदे की सीढ़ियों में बैठकर घास को देखने लगी, जो रात की तारीकी में स्याह दिखाई दे रही थी। क्या नाम है मेरा? गहरी सांस भरते हुए उन्होंने सीढ़ियों के करीब लर्जते हुए चंदना के पौधे से पूछा। सरवत। किस कदर नामुकम्मल, बेवज़नो बेरंग नाम, लेकिन अगर इस नाम को यूं पुकारा जाए, मिसिस सरवत दानियाल हसन, तो कितना मुकम्मल, कितना रोशन लगता है, जैसे मजबूत बुनियाद की औरत। सरवत की आंखों में आंसू आ गए। नमाज पढ़ते हुए भी ये आंसू बार बार उन्हें तंग करते रहते। और हमारे अहबाब कहते हैं हमारी जोड़ी बेहतरीन कपल है। हम दोनों साथ साथ खड़े हुए मेड फॉर ईच अदर की अमली तफसीर लगते हैं, लेकिन कोई जाने हमारा रिश्ता किस कदर खोखला है। एक तकलीफ़देह ख्याल पूरी तरह उनके जहन पर सवार था। वो कुछ देर उसी तरह की बातें सोचती रही, फिर गहरी सांस भरकर आंखें पोंछी और उठ खड़ी हुई। यह तो सारी उम्र का रोना था। हर रोज़ कहाँ एहतमाम से वक्त बर्बाद किया जाता। यूँ भी अब तो आदत सी हो चली थी इन सब बातों की। दानियाल हसन की मोहब्बत और शादी के इब्तदाई अयाम में ही कहीं गायब हो चुकी थी। अब आकर उन्होंने सरवत की इज़्ज़त नफ्स को भी ज़िक पहुँचाना शुरू कर दी थी। बस दुख था तो इसी बात का, लेकिन ये भी शुक्र था कि अहबाब के सामने वो अपना सोबर इमेज बरकरार रखते थे। ज़िंदगी में बहुत कम मिल रहा हो तो कुछ बातों को नज़रअंदाज भी करना पड़ जाता है। वो दरवाज़ा बंद करती किचन में आ गई। शाजिया कुल वक्ती मुलाजमा थी, लेकिन दानियाल की हदायत पर खाना बनाने का काम वहीं करती थी। एनिया स्लैब पर चढ़ी बैठी नोट्स हाथ में पकड़े रट्टा लगा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि एनिया जल्दी सो जाने की आदी थी, फिर उसकी किचन में मौजूदगी भी हैरानी का बायस थी। टेस्ट है सुबह, तैयारी करने के लिए देर तक जागना पड़ेगा, इसीलिए चाय बनाने आई थी। सरवत ने देखा बर्नर पर सॉस पैन रखा हुआ था। आप क्यों जाग रही हैं अब तक? चाय बनाऊँ आपके लिए? अरे मेरी तौबा, एक भी सिप मेरे अंदर गया चाय का तो फजर तक जागती रहूँगी। सरवत ने जल्दी से कहा। तुम्हारे डैडी के लिए दूध गर्म करने आई थी। वो अपने काम में लग गई। इनिया ने सारी तवज्जो नोट्स की तरफ लगा दी, फिर कुछ ख्याल आया तो किन अँखियों से उन्हें देखने लगी। साफ शफाफ आंखें, शिकवे से आरी लब। उसे अपनी माँ पर ढेरों प्यार आया। तुम्हारा हाथ तो बहुत जल गया था इनिया। कैसे जला? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक टिक उसके दाएं हाथ की तरफ देखते हुए कहा था। क्या करूं? उसने गहरी सांस भरते हुए कहा। आपकी बेटी हूँ, तकलीफ़ों को छुपा छुपा कर रखने की आदत आपसे विरसे में मिली है मुझे। ये बात उसने मुस्कुराते हुए कही थी। सरवत के दिल में अन्नी की तरह गड़ गई। बातें ज़्यादा ही बनानी नहीं आ गई तुम्हें? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा था। इनिया मुस्कुराकर कप में चाय अंडेलने लगी। मम्मी चल, हमें कुछ सोचते हुए वो बोली। डैडी कुछ अरसे से ज़्यादा ही रूड नहीं होते जा रहे। उसका अंदाज़ झिझक अमेज़ था। सरवत ने एक नज़र उसे देखा, फिर दो टोक लहजे में बोली। मैंने कहा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बिला वजह ऊट पटांग बातें न सोचा करो। ये बिला वजह की बात नहीं है। इनिया वहीं खड़ी होकर चाय पीने लगी। डैडी ने आज जिस तरह बात की, हम तीनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने भाइयों का भी हवाला दिया। वलीद भी यही कह रहा था। डैडी के मिजाज में बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत हाइपर रहने लगे हैं, जल्दी टेम्पर लूज़ कर लेते हैं, आपको कितना कुछ सुना देते हैं। तुम्हारे बाप के मिजाज में ये तब्दीली अब नहीं आई मेरी जान, वो पहले भी ऐसे ही थे। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अब वो तुम लोगों के सामने मुझे सुनाते हैं। सरवत ने तलखी से सोचा, लेकिन जब बोली तो अच्छी बीवी का फ़र्ज़ निभा रही थी। ऑफ़िस का कोई मामला होगा, मैं पूछूंगी उनसे। इनिया बेटे, आप बड़ी हो, भाइयों को समझाया करो, इतनी मामूली बातों पर ध्यान न दिया करें। मम्मी एक बात बताइए, आप भाई से मिलने गई थी? इनिया ने उनकी बात किता करते हुए पूछा। सरवत मग हाथ में पकड़े दूध उबलने की मुंतज़िर थे। इनिया का सवाल सुनकर उनका हाथ लर्जा था। नहीं। अच्छा। इनिया को मायूसी सी हुई। मुझे लगा आप भाई से मिलने गई होंगी, इसीलिए डैड आप पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। उसे अपने अंदाजे की नाकामी का अफसोस था। इनिया, सरवत ने मग स्लैब पर पटका। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि भाइयों को समझाया करो। मुझे ये नहीं पता था तुम्हारा अपना दिमाग ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तुम्हारे डैडी कितने अच्छे हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोगों से, कभी किसी चीज़ की कमी होने दी? मैंने कब कहा डैडी बुरे हैं? इनिया ने फिर उनकी बात काटी थी। वो बहुत अच्छे हैं मम्मी, और डैडी सिर्फ अच्छे फादर ही नहीं हैं, वो अच्छे भाई, अच्छे बेटे, अच्छे ताया, अच्छे चचा, अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन वो पल भर को रुकी। बट ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, उसने आहिस्तगी से पूछा। सरवत हक्का बक्का रह गई।
उनकी 17 साला इकलौती बेटी, जिसे वो अपने तय बहुत छोटा समझती थी, ऐसा गहरा तज्जिया रख कर सकती है, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इंडिया ने खामोशी से चाय का आखिरी घूंट हलक में उतारा, मग धोकर स्टैंड में रखा, फिर शरबत की तरफ देखा जो अभी तक उसे देख रही थी। पैन में दूध उबल उबल कर खुश्क हो रहा था। आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मगर हकीकत तो वही है जो मैंने कही, उसने नाखून खुरचते हुए कहा था। इनिया, शरबत ने कहना चाहा। गुड नाइट मम्मी। इनिया ने बढ़कर बर्नर बंद किया और शरबत की पेशानी पर बोसा देती बाहर निकल गई। शरबत उसे कहना चाहती थी सोने से कबल हाथ पर बरनार लगा ले, लेकिन सदमे ने उनके अल्फाज ही गुम कर दिए थे। मुझे आपसे बात करनी है। दानियाल हसन को किताब बंद करते देखकर शरबत ने सरहद से कहा था। वो सोने से कबल मुतालिया के आदी थे, फिर किताब बंद करके रखते तो कोई बात सुनने के रवादार ना होते। शरबत इतनी देर से तमहीद का कोई पहलू तलाश कर रही थी। इसी दौरान दानियाल हसन ने दूध का मग ख़त्म किया, फिर किताब बंद करने लगे तो वो जल्दी से बोल उठी। होता तो हमेशा यही था, मामूली से मामूली बात भी दानियाल हसन के गोश गुजार करने के लिए उन्हें कहीं कहीं दिन पहले से सोचकर मजबून तैयार करना पड़ता था। फिर भी लोग कहते थे दानियाल हसन और शरबत दानियाल में ज़हनी हम आंगी कमाल की है, और इस वक्त तो वो जो बात करना चाह रही थी उसके बारे में उन्हें 100% यकीन था। दानियाल हसन की नाजुक मिजाज और हद दर्जा अनापसंद तबीयत पर गिरा गुजरेगी। नाजुक मिजाज शौहर भी किस कदर बड़ी मुसीबत है। मोहतरम नाजुक मिजाज ने कुछ चौंक कर, कुछ हैरान होकर अपनी निस्फ बेहतर को देखा, क्योंकि उनके चेहरे पर अजब मुतज़ब्ज़ब से तासुरात थे, गो के नयापन कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्हें कोई बात महसूस हुई। सारी ज़िंदगी आपकी बातें सुनते ही गुजरी है। जी फरमाइए। तंज के बगैर तो अरसा हुआ उनकी किसी भी बात ने मुकम्मल होना तर्क कर दिया था, सो इस बार भी तंजिया टोन में बदले बोले और किताब इस तरह नौ खोल ली। शरबत का दिल चाहा पूछे, बातें सुनते गुजरी है या सुनाते, लेकिन वो पूछने का हौसला रखने वाली होती तो आज उनके सामने कोई बात करते हुए यूँ ना झिझक रही होती। आप किताब तो बंद कर दे, गुजारिश, मैं कानों से सुनता हूँ, टका सा जवाब आया। शरबत ने पहलू बदला, थूक निकल कर हलक तर किया और महज चंद लम्हों में दानियाल हसन की शक्ल देखते हुए इस तरह नौ सोचा, उन्हें कुछ कहना भी चाहिए या पिछले कई बरसों की तरह इस बार भी चुप साध कर ज़िंदगी को उसकी उस मखसूस डगर पर चलते रहने देना चाहिए जिसका सफ़र उनके लिए बजाते खुद बहुत बड़ी अजियत था। अगर तुम्हें खामोश रहकर मेरी रात ही बर्बाद करना है तो बता दो, मेरा वक्त तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा कीमती है। नाम नहाद सोसाइटीज़ की अहमकाना मीटिंग्स नहीं अटेंड करना होती, काम करना होता है। हर रोज़ जो हज़ारों रुपए अपने अदले तललों पर उड़ाती हो वो मुफ्त में नहीं मिलते मुझे। किताब पर नज़रें जमाए वो हमवार आवाज़ में मुखातिब थे। शरबत के दिल को बुरी तरह ठेस पहुंची, और ये ठेस कोई पहली बार थोड़ा ही पहुंची थी कि वो गमज़दा होकर बैठ जाती। मैं ये कहना चाह रही थी, आपको मुझसे जो भी शिकायत होती है, आपने जो भी कहना होता है, जो भी ताने देना होते हैं, जितनी सख्त सुनाना होती है, यहीं कमरे में कह लिया करें। बच्चों के सामने मुझसे इस अंदाज में बात ना किया करें, प्लीज़, गुजारिश समझ लें इसे मेरी। शरबत ने हस्बे आदत ठहर ठहर कर घुघियाए हुए लहजे में बात मुकम्मल की। दानियाल हसन ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा। बच्चों के सामने किस अंदाज में बात ना किया करूं? शरबत ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी। शौहर के सामने आज भी उनकी हैसियत नालायक तालिब इल्म से ज़्यादा नहीं थी, जो उस्ताद के सामने ढंग से बात भी नहीं कर पाता। कुजा के इम्तिहानात में अच्छे ग्रेड्स लाना, जिस तरह आपने डाइनिंग टेबल पर बात की। उन्होंने कहा, बच्चे बड़े हो चुके हैं दानियाल, बाज़ औक़ात वो बातें जो हमें बहुत मामूली महसूस हो रही होती हैं उसे वो पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं। हमारे मामूली इख्तलाफात, छोटी छोटी बहसें उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब यहीं देख लें, अभी जो बात डाइनिंग टेबल पर हुई उसे इनी और वलीद ने बहुत महसूस किया। वली तो उन दोनों से छोटा है, इनी और वली तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अंदाज़ा कर रहे वली के जहन में कितने उलझाव पैदा हो रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कल को उसकी पर्सनैलिटी में इन्हीं बातों की वजह से कोई मनफी रुख पैदा हो। हम आज जिस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे कल को ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला भी बन सकती है। वलीद ने इनिया से आपके बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, और इनिया ने मुझसे कहा, मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत अजीब लगा है दानियाल। दानियाल हसन ने पुरसोच अंदाज में कहा। शरबत को बेसाख्ता खुशी महसूस हुई। उनका ख्याल था वो दानियाल तक अपना माफ़िल ज़मीर पहुंचाने में कामयाब रही है। खुशी के इस एहसास से वो मुस्कुराने लगे और सर झुकाकर बेडशीट के प्रिंट पर शहादत की उंगली फेरती रही, इस बात पर गौर किए बिना कि दानियाल हसन ने चंद बार उन्हें बहुवार देखा है। मैं हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान। इतना वक्त गुजर गया और मुझे पता ही नहीं चला। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि उन्होंने इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिनको हम काबिल अतना ही नहीं समझते। माफ़ कीजिए, सिर्फ आप काबिल अतना नहीं समझते, हमारी तो ज़ात ज़रा ज़रा हो जाती है। शरबत दानियाल हसन से इतना खाइफ थी कि ख्यालात में भी माजरत करना ना भूली।
लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे तुम पर हो रही है सरबत। मेरा इतना सा सुकून भी अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बच्चों के दिलों में जहर भरना शुरू कर दिया, उनके कान भरने शुरू कर दिए ताकि वो अपने सगे बाप से नफरत करने लगे। सरबत उस वक्त सर झुकाए मबहम सा मुस्कुरा रही थी कि उन्होंने दानियाल हसन के जुमले सुने। उनकी मुस्कुराहट उड़छू हो गई, उनका चेहरा तारीक हो गया था। उन्होंने बेयकीनी से दानियाल हसन को देखा। दानियाल? सदमे की कैफियत में उनके लबों से बस यही निकला। 18 साला रफ़ाकत का अच्छा इनाम दे रही हो? दानियाल हसन ने तनफुर से कहा। बस करे दानियाल। सरबत की बर्दाश्त आज बिल्कुल जवाब दे गई थी। आज तक दानियाल हसन ने उनके दिल को ठेस पहुंचाई थी, अब जो ज़रब लगाई वो कुछ ज़्यादा ही शदीद थी। सरबत का दिल बिल्कुल ही बिखर गया। बदगुमानी की भी बहरहाल कोई हद होती है, मगर आपकी बदगुमानी लामहदूद है। मैं बच्चों के कान क्यों भरूंगी? आखिर वो मेरे भी बच्चे हैं। वो तड़प ही तो गई थी इस इल्ज़ाम पर। इसीलिए तो मुझे ज़्यादा हैरानी है, दानियाल हसन ने साबका अंदाज में कहा। अपने ही बच्चों को उनके सगे बाप से मुतनफिर करते तुम्हें रत्ती भर एहसास नहीं हुआ तुम किस कदर गलत कर रही हो? बाप से मुतनफिर होने के लिए उन्हें वो बातें काफ़ी हैं जो उनका बाप उनके सामने उनकी सगी माँ को वक्तन फ़वक्तन सुनाता है, बगैर किसी गलती के झिड़कता है, तंज के तीर चलाता है, बेइज्जत करता है, जलील करता है। आंखों में तेज़ी से उमड़ते आंसू ने आवाज़ बोझल कर दी थी। दानियाल हसन ने गर्दन घुमाकर सरबत को देखा। उनका खूबसूरत चेहरा गमो गुस्से से लाल हो रहा था। उन्हें याद आया ये चेहरा उनका इश्क था, उनकी बेकरारियों का सबब था, उनकी बेचैनियों की वजह था, उनके जुनून का उन्मान था। और यही वो चेहरा था जिसने आज तक उन्हें सुकून का सांस नहीं लेने दिया। सरबत की तरफ देखते हुए माँ उनकी आंखों में चमक उभरी थी। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बेइज्जत करता हूँ? ठीक है, मैं ऐसी बातें करना छोड़ दूँगा। मैं भूल जाऊँगा तुम्हारा कोई माजी था। मेरा माजी 18 साल पुराना है दानियाल। किसी बात को भूलने के लिए 18 साल काफ़ी होते हैं, बशर्ते ये कि हम भूलना चाहें। सरबत ने कहा। ठीक है, कह तो रहा हूँ भूल जाऊँगा, बस मेरी एक शर्त है। दानियाल हसन ने तवक्कुफ़ किया। सिर्फ इतनी शर्त है, तुम अब्बास से मिलना छोड़ दो। दानियाल? सरबत झुंझला गई। ये शख्स हमेशा ऐसी बात करता था जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही होती थी। 18 साल बाद, अब्बास से 3 माह पहले मैंने उसे दोबारा देखा था, फिर सिर्फ एक बार मिली। ये मुलाकात चंद मिनट से ज़्यादा नहीं थी। आप अच्छी तरह जानते हैं अब्बास मेरी शक्ल भी देखने का रवादार नहीं है, फिर भी आप उसे छोड़ने की शर्त रख रहे हैं। खुदारा अपनी 18 साल की तलखी और कड़वाहट को एक मुलाकात से मशरूत ना करें। मसला जानती हो सरबत? क्या है? दानियाल हसन ने कहा। तुमने कभी मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। पिछलों की याद तुम्हें इतना सताती रही कि मेरे 3 बच्चों की माँ बनने के बावजूद तुमने उनकी यादों को ताज़ा रखा, कभी फरामोश ही नहीं किया उन्हें। अम्मा ठीक कहती थी, मुतलका ही होती है। दानियाल हसन का सर्द बेरहम लहजा, सरबत का सारा लहजा भिड़ जलने लगा। आपने और आपकी अम्मा ने कभी कुछ गलत कहा ही नहीं। सरबत ने जहरखन लहजे में कहा। आपके साथ गुजारे इन 18 सालों से मैंने कुछ पाया या नहीं? एक सबक ज़रूर सीखा है, कमज़र्फ़ का एहसान नहीं लेना चाहिए। ये डायरेक्ट हमला था। दानियाल हसन बुलबुला उठे। इतना गम है तो अब भी कोई फ़ैसला कर लो। अपने बच्चों के लिए मैं काफ़ी हूँ, और अलहदगी में तुम्हें वक्त भी ना होगी, दिक्कत भी ना होगी। आदत जो हुई। दानियाल हसन ने तीर चलाए, लैंप ऑफ किया और लेट गए। रात भर बैठकर तुम्हें टसवे बहाने हो तो कमरे से चली जाओ, मेरी नींद बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। सरबत ने भरी हुई आंखों से उस पत्थर की पुश्त को देखा जिससे 18 साल से सर फोड़ रही थी, फिर कमरे से बाहर निकल गई। मावा, उठ जाओ अब, कब तक सोती रहोगी? मैं बता रही हूँ, अब भी नहीं जागोगी तो तुम्हें जगाने के लिए छठा चक्कर नहीं लगाऊंगी इस कमरे का। समीना ने झुंझलाते हुए कहा था। उनका ख्याल था ये धमकी कारीगर साबित होगी, मगर मावा के कंबल ओढ़े वजूद में ज़रा सी भी हरकत न होते देखकर उनका गुस्सा और झुंझलाहट और भी बढ़ गई। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उन्होंने कंबल घसीटा। तब मावा ने तकिए से सर उठाकर नींद से बोझल आंखों की झरी से उन्हें देखा। मुझे सुनाई भी दे रहा और दिखाई भी दे रहा, मगर आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी सोना चाहती हूँ? उसने बोझल आवाज़ में एहतजाज किया था। तुम कब सोना नहीं चाहती? 12 घंटों की नींद लेकर भी उठोगी तो तुम्हारे हवासों पर नींद ही सवार होगी, समीना ने कहा। अच्छा प्लीज़ ना, 15 मिनट और। उसने जल्दी से आंखें बंद की। गज़ब खुदा का, लोग सुबह सवेरे उठकर खुदा रसूल का नाम लेते हैं। एक हमारी महारानी है जो आँख खुलते ही 15 मिनट की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देती हैं। चले अब एक रोज़ फजर ना पढ़ने पर कुफर का फतवा लगा दें। वह आंखें बंद किए बोली थी। फतवा नहीं लगाऊंगी, मैं तो दुआ करती हूँ कोई जादू की छड़ी मिल जाए मुझे, कम से कम तुम्हारी इस नशइयों जैसी नींद से तो पीछा छुड़ाऊँ। किस कदर जालिम माँ हैं आप। लोग अपने बच्चों को पुरसुकून नींद सोता देखकर खुश होते हैं कि थक कर हमारे बच्चे पुरसुकून मीठी नींद सो रहे हैं, और एक आप है, मेरी घड़ी भर की नींद आपको सदियों के बराबर लगती है। बंद आंखों के साथ उसकी ज़बान फर चल रही थी। हाँ, अब कह दो माँ जालिम है, संग दिल है, खूब
खौफनाक है। एक्सक्यूज़ मी मम्मी, मैंने सिर्फ ज़ालिम कहा था, बाकी खसूसियात आप खुद बयान कर रही हैं। बको मत, वो माएँ कोई और होंगी जिन्हें औलाद का पोस्तियों की तरह सोए रहना अच्छा लगता होगा। मैं उन माँओं जैसी ना आकबत अंदेश नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल व शऊर है मेरे पास। अल्लाह! मावा ने दायां हाथ बेचारगी से सर पर रखा। इतनी मुश्किल उर्दू, मैंने कितनी बार कहा है आपसे ऐसी उर्दू ना बोला करें मेरे साथ, सर पर से गुज़र जाती है। हाँ भाई, तुम इंग्लिश माँ बाप की बेटी हो, दादा परदादा भी इंग्लिश स्पीकिंग ही थे, तुम्हें कहाँ उर्दू समझ में आएगी? समीना ने जलकर कहा। मावा ज़ोर से हंस दी। आपको अपनी तारीफ़ करने का कितना शौक़ है मम्मी। दादा परदादा और अब्बा का तो पता नहीं, लेकिन खुद आप किसी एंगल से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं लगती। तारीफ़ उसकी की जाती है जिसमें कोई खसूसियत हो, और मुझ में इतनी खसूसियात हैं कि तारीफ़ सुनना मेरा हक़ बनता है। तुम्हें तो खैर कभी मेरी तारीफ़ करने की तौफ़ीक नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा ज़िंदा होते तो तुम्हें पता चलता कि वो मेरी कितनी। जी जी मुझे पता है, मावा ने सरत से कहा कि अब्बा आपकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। जिस तरह सिगरेट नोशी की कसरत गुर्दों या फेफड़ों पर हमला करती है, मुझे यकीन है द्रोह गोई की कसरत ने उनके दिल पर हमला किया होगा और वो इस दुनिया से कूच कर गए होंगे। समीना की पेशानी पर बल पड़ गया। ज़बान किस कदर चलने लगी है तुम्हारी, ये सब फैज़ का किया धरा है, उसी ने सर चढ़ाया हो तुम्हें। लेकिन याद रखो, यहाँ फैज़ नहीं है जो तुम्हारी ढाल बने। जानती हूँ मामा फैज़ मामा यहाँ नहीं है और मैं एक जलाद के साथ रहने आई हूँ, उसने मुँह बनाकर कहा। मेरी उस जलाद से दरख्वास्त है, मुझे बस 15 मिनट और सो लेने दें। हरगिज़ नहीं, बस निकलो कंबल से प्लीज़ मम्मी। वो बच्चों की तरह मछली। हद हो गई मावा, ज़िद और हट दर्मी की। अब मार खाओगी मुझसे तो कौन सी नई बात होगी। आप अपना ये हुनर बचपन से ही मुझ पर आजमाती आ रही हैं। जितनी देर से बहस कर रही हो उतनी देर में कज़ा ही सही नमाज भी पढ़ चुकी होती। जब कज़ा ही पढ़नी है तो किसी भी वक्त पढ़ लूँगी। मावा बहुत हुआ, अब उठ चुका हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें बिस्तर में देर तक देखकर मुझे वहशत होती है। ओहो, मावा झुंझला कर बोली। मैं समझ गई, यकीनन आप अब्बा को भी सोने पर बार बार टोकती होंगी। इसी गम से बेचारा मुस्तकिल सो गए ताकि आप दोबारा उन्हें जगा ही ना सके। कहने के बाद एहसास हुआ किस कदर गलत बात मुंह से निकल चुकी है, तो ज़बान दांतों तले दाब ली और पट से आंखें खोल कर देखा। समीना के चेहरे पर तारीख सा साया साफ दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी मम्मी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो उठकर बैठते हुए जल्दी से शर्मसार लहजे में बोली। समीना के आगे बढ़कर खिड़की पर भारी पर्दे हटा दिए। झमाके से नोखेज़ सूरज की तेज़ रोशनी कमरे में दाखिल होकर सारे में बिखर गई। मम्मी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, मावा ने कहा। समीना उसी खामोशी से बाहर निकल गई। मावा ने झुंझलाकर कंबल पर हाथ मारा, फिर गिरने के अंदाज में चुत लेट गई। इसके साथ वक्त दिक्कत ये थी कि एक बार आंख खुलने के बाद वो दोबारा सो नहीं पाती थी और इस वक्त तो गालबन 10 या 11 घंटों की भरपूर नींद लेकर बेदार हुई थी। सो दोबारा सोने का सवाल ही नहीं था। उस पर मम्मी की दिल आज़ारी का ख्याल इस कदर शदीद था कि बस असल बात ये थी कि उन दोनों में माँ बेटी से ज़्यादा बहनों जैसी बेतकल्फ़ी थी। किसी न किसी मामले पर नोक झोंक चलती ही रहती थी। बहुत बचपन में ही उसे मम्मी की ज़िंदगी में मौजूद खला का एहसास हो गया था। अब्बा की कमी पूरी करना तो खैर उसके लिए मुमकिन ना था, लेकिन उनकी तन्हाई दूर करने का तरीका उसने ये निकाला कि मम्मी से अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करने लगी। आम सी बात पर भी उनकी राय लेती, मशवरे मांगती, उन्हें बोलने पर उकसाती। बचपन की शौरी कोशिशें अब आदत बन चुकी थी। मम्मी की खामोशी का हसार चटक चुका था, लेकिन आदत पुख्ता हो चुकी थी। स्कूल और उसके बाद कॉलेज से वापस आकर वो हर अहम और गैर अहम बात भी उन्हें बताती थी। वो दोनों बहनें भी थी, सहेलियाँ भी। इसी नोक झोंक के दरमियान वो झगड़ भी लेती थी, फिर मान भी जाती, लेकिन इस सारे मामूल के दौरान वो अदब व एहतराम को कभी हाथ से छूटने न देती थी। और मम्मी की दिल आज़ारी का तो सवाल ही ना पैदा होता था को जाके उनकी खफकी मोल लेना। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही गैर मुनासिब बात नहायत भौंडे अंदाज में उसके लबों से निकलकर मम्मी के दिल को ज़ख्म लगा चुकी थी, जिसका उसे बेहद पछतावा महसूस हो रहा था। मैं मम्मी से एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ, उसने पुरसोच अंदाज में खिड़की की जानिब देखा। मशरिक़ के रुख पर बनी हुई खिड़की के शीशे से सुनहरी किरणें और आखिर अक्टूबर का तपिश से आरी सूरज आसमान पर उभरता दिखाई दे रहा था। गोया मम्मी कभी मुझे जगाना भूल भी गई तो ये सूरज मेरी नींद बर्बाद करता रहेगा। उसने मुँह बनाकर सोचा, फिर कंबल हटाकर उठी और वाशरूम में घुस गई। चंद मिनट बाद बाहर आई, मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया, फिर शॉल लपेटकर बाहर आ गई। कंबल में से निकलने की बिना पर हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी, वगरना दर्जा हरारत नॉर्मल था। समीना सोफे पर बैठी, मोबाइल कान से लगाए, बातों में मसरूफ़ थी। उसे देखकर रुख फेर लिया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उनकी गोद में सर रख कर लेट गई।
सॉरी मम्मी, आवाज़ दबाकर बोली। समीना चूँकि मोबाइल कान से लगाए हुए थी इसलिए ज़बान से कुछ नहीं कह सकती थी। उन्होंने हाथ से नरमी से उसे हटाना चाहा और वो उनकी गोद में घुस गई। जब तक माफ़ नहीं करेंगी इसी तरह लेटी रहूँगी और बात भी नहीं करने दूँगी, उसने ज़िद्दी बच्चे की तरह मचल कर धमकाया। समीना झुंझला कर बोली, जी हाँ, हो गई तुम्हारी लाडों की सुबह। लो, मेरी मजाल है कि कुछ कहूँ, तुमने ही सर पर चढ़ा रखा है। आपा ये ना कहिए, यूँ ना डांटिए, ये इसी बेजा लाड प्यार का नतीजा है। ये मनमानी करने लगी है। सच कह रही हूँ, तुम सब मजबूर ना करते तो मैं कभी इसे पाकिस्तान आने की इजाज़त ना देती। अंदाज़ा हो गया था दूसरी तरफ फैज़ मामा है। मावा मुँह मोबाइल के करीब लाकर बोली, प्लीज़ मामा अपनी बहन से मेरी सिफारिश कर दे। सुबह सुबह मुझसे नाराज़ हो गई हैं और इस वक्त गुस्से में बिल्कुल काली माता लग रही हैं। समीना ने झुंझलाकर उसे पीछे धकेल दिया। मेरे कान का पर्दा क्यों फाड़ रही हो? लो, खुद बात कर लो। उन्होंने मोबाइल उसे पकड़ाया और खुद उठने लगी, लेकिन गोद में तो मावा सर रख के लेटी थी, उठने ही नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, वो चहकी। वालेकुम अस्सलाम मामू की जान। बेटे, तुम्हें तुम्हारी माँ आज काली माता लग रही है। मुझे तो बचपन से लगती है। लड़ाई करते हुए तो इसके 4 हाथ और एक लंबी सी सुर्ख ज़बान भी निकल आती थी। फैज़ान मामा का भी अलग ही मिजाज था और मामू भांजी में खूब बनती थी। तौबा है मामा, आप मेरी मम्मी की कितनी खौफनाक तस्वीर बना रहे हैं। हालांकि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। फिर मोबाइल कान से लगाए समीना से मुखातिब हुई, देखिए मम्मी, मैं आपकी कितनी तारीफ़ कर रही हूँ, अब तो अपना मूड ठीक कर लें। और ये आपके भाई साहब किस कदर गलत तस्वीर बना रहे हैं आपकी। तुम्हारी माँ तुमसे बिल्कुल सही आजिज़ है मावा, किस कदर फसादी लड़की हो तुम। फैज़ी मामा की बात सुनकर उसने कहका लगाया। मम्मी उसे धकेलकर बेडरूम में चली गई। लबों पर मुस्कुराहट थी, गोया खफगी ख़त्म, सफारती ताल्लुकात बहाल। मावा ने दिल की गहराइयों में सुकून और इत्मीनान सरायत कर गया। मम्मी कहती हैं मैं बिल्कुल आप पर हूँ। सर के नीचे कुशन सेट करते हुए उसने अपना मोर्चा संभाला। आपा ने तो मुबालगा आराई की हद कर दी। कहाँ मुझसा पुर अमन पसंद सुलह जो इंसान और कहाँ तुम्हारे जैसी झगड़ालू फाफा कुटनी लड़की। ये तो वही बात हुई कि मशरिक़ को मगरिब से मिला दिया। हाँ, शक्ल के मामले में आपा की बात पर कुछ एतबार किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी खुश शक्ल तुम भी हो, बड़े पुरसोच अंदाज में फरमाया जा रहा था। मावा सुलग गई। हाँ, मैं थोड़ी सी खुश शक्ल हूँ। और जनाब खुद को क्या समझते हैं? टॉम क्रूज़ का छोटा भाई? नहीं, टॉम क्रूज़ का बड़ा भाई, फिज़ान ने सरस से कहा। फिर उन दोनों ने बेसाख्ता कहका लगाया। बाकी सब कैसे हैं? बड़े मामू जान और ममानी? ठीक ही होंगे, फिज़ान ने कहा। फिर खुद ही वजाहत करने लगा। मेरा मतलब है ठीक है, यानी खैरियत से। दरअसल मैं 2 रोज़ से उनकी तरफ जा नहीं सका। तुम्हें और आपा को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आया था, तभी मुलाकात हुई थी। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, अगर आपको अलग अपार्टमेंट में ही रहना था तो हम सबको दुबई से आइलैंड बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? हम तो वहाँ भी अच्छे खासे रह रहे थे। अब देख लो मावा, तुम खुद अपनी नासमझी का एतराफ़ कर रही हो, फिर मैं कहूँगा तो झगड़ोगी। फैज़ उसकी खिंचाई का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। तन्हाई में 8 साल गुजारना मामूली बात नहीं है। ये 8 साल मैंने अपने बिज़नेस को दिए। मेरा ख्याल था तुम सब लोग आ जाओगे तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी, लेकिन जब तुम लोग यहाँ आए तो मुझे एहसास हुआ मेरी कारोबारी मसरूफियात सबको डिस्टर्ब करने का सबब बन सकती है। इसलिए मैंने अपने लिए अलग अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर लिया। मम्मी ठीक कहती हैं, आपको अब शादी कर लेना चाहिए, सारी तन्हाई दूर हो जाएगी, उसने संजीदगी से कहा। फिर उसी टोन में लौटते हुए बोली, वैसे तो आप जैसे बूढ़े से शादी करने के लिए कोई ऐसी लड़की ही तैयार हो सकती है जो अकल से थोड़ी पैदल हो, मगर मामा आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपकी प्यारी भांजी इस दुर्र नयाब को ढूंढ निकालूंगी। मेरी फ़िक्र में मेरी प्यारी भांजी को दुबला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है दुर्र नायाब के नाम पर तुम अपनी किसी ओंगी बोंगी सहेली को ले आओगी, और अगर मुझे किसी स्टूपिड सिली यूनिवर्सिटी गर्ल से ही शादी करना होती तो बहुत पहले कर चुका होता। इसलिए तुम अपने मशवरे और हमदर्दियाँ संभाल कर रखो, मैं अपना दुर्र नयाब खुद ढूंढ लूँगा। फिज़ान ने रखाई से कहा तो मावा बोली, नहीं तो ना सही, और ये भी भूल जाइए कि मेरी कोई सहेली आपसे शादी पर राज़ी होगी। वो सब आपको ओल्ड मैन कहकर बुलाती हैं। डोंट टेल मी, फिज़ान ने फ़िक्रमंदी से कहा। यार शहरोज़, ज़रा मेरी तरफ गौर से देखो और बताओ, क्या मैं इतना एज लगने लगा हूँ कि यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ मुझे ओल्ड मैन कहें? अगर मावा संजीदा नहीं थे तो फैज़ान भी नहीं था। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है। अकब में उभरती शहरोज़ की आवाज़ वो लाखों में नहीं तो सैकड़ों में तो पहचान ही सकती थी। शहरोज़ आपकी तरफ आया हुआ है। वो सोफ़े पर उठ बैठी। पिछले 2 हफ्तों से यही है और इस दौरान इसने मुझे 13 अलमिया गीत सुनाए हैं। मेरे कानों के पर्दे तो मुतासिर हुए हैं।
सो हुए हैं। तुम्हारी जुदाई में ये इतना दुबला हो चुका है कि मुझे बाकायदा माइक्रोस्कोप से इसे तलाश करना पड़ता है। ला हौला वला कुव्वता। शहरोज़ है या जरासीम? मावा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तुम आकर शक्ल देखो इसकी, फिर कुछ आइडिया देना। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा। वो शेर थी तो फिजान मामा सवा शेर हंसकर बोला, चले आप उसे दुबला हो लेने दें। मेरी मौजूदगी में नहीं तो शायद गैर मौजूदगी में उसे मेरी अहमियत का एहसास हो जाए। नहीं खबर है, मैं समझता था अहमियत का एहसास हुए बिना मोहब्बत करना नामुमकिन है। शहरोज़ की संजीदा सी आवाज़ मावा के लबों पर मसरूर कुंसी मुस्कुराहट बिखेर गई। फैज़ मामा को फ़ोन दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों? वह हैरान हुआ। मैं 2 हफ्ते दुबई में रही, तुम्हें इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि एक कॉल ही कर लो। दावा मोहब्बत का है। यार इस हाउस जॉब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना टफ शेड्यूल है कि मैं तो उकता चुका हूँ। बार बार सोचता हूँ मेडिसिन की फील्ड में आने का मशवरा किसने दिया था। बाय गॉड इन चंद महीनों में दिमाग पिलपला हो चुका है। अब हाउस जॉब को कुछ ना कहो, तुम्हारा दिमाग पहले ही पुलपला था। वो जल कर बोली। ताज्जुब है इस हकीकत से आगाह होने के बावजूद तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और इंगेजमेंट रिंग भी पहन रखी है। पर मैं तुम्हारे हौसले से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वो क्या कहते हैं? उसने दांस्ता तवक्कुफ़ किया, फिर मज़े से बोली, मोहब्बत अंधी होती है। अंधी होती है, बहरी तो नहीं ना। फैज़ ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन गलत है। तुम्हारी जुदाई में मैंने 13 नहीं 14 अलमिया गीत इसे सुनाए। तुम हमतन गोश हो जाओ, एक गीत मैं तुम्हें भी सुनाने लगा हूँ। नहीं शहरोज़ प्लीज़, मावा ने सरासमगी से कहा। तुमसे मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस मोहब्बत की खातिर मैं अपने कानों पर जुल्म नहीं कर सकती। शहरोज़ खसियाना होकर हंस दिया। कैसी मंगेतर हो यार, तुम एक गाना नहीं सुन सकती? मंगनी की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलना चाहिए। मावा ने हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया, फिर दोनों ही हंस दिए। शादी के बाद मैं हर रोज़ तुम्हें एक गाना सुनाऊंगा, उसने धमकाया। अच्छा हुआ तुमने खबरदार कर दिया। अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने के लिए अब मेरे पास काफ़ी वक्त होगा। वो हंसती। जितनी मर्ज़ी अपनी फ़ैसले पर नज़र डालो, मगर ये बात याद रखना, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई तुमको मोहब्बत नहीं दे सकता। उसका लहजा इतना पुरयकीन था जितना पुरयकीन मावा का दिल था। मैं जानती हूँ, मावा ने जज़्ब से कहा था। तो जनाब ये है इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड, ठीक है। और इसकी जो सेकंड एपिसोड है वो आप लोगों को अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं दूसरे चैनल पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नावल इस तरह से अपलोड करूँगी कि फ़र्स्ट एपिसोड मेन चैनल पर दिया करूँगी और बाकी एपिसोड जिधर भी मुझे नावल बाकी का अपलोड करना है वो मैं दे दिया करूँगी, क्योंकि मेरी मेन ऑडियंस इस चैनल पर है। तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैंने न्यू नावल स्टार्ट किया है, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। बाकी नावल अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैच्योर राइटिंग स्टाइल है, लेकिन अभी क्योंकि पहले जिस तरह हमने नावल स्टार्ट किया था, क्या नाम है उसका, दिल दिया दहलीज़, पहले स्टार्टिंग में वो बहुत बोरिंग लगा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या बकवास नावल स्टार्ट कर लिया। तो फिर जैसे जैसे हमने कहानी में गए, हमें चीज़ों का आइडिया हुआ, तो हमारा वो क्या कहते हैं कि कहानी एक हमें समझ आई तो हमें मज़ा आने लगा। सेम उसी तरह ये नावल भी बिल्कुल वैसा है। अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, बहुत उलझी हुई स्टोरी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो होपफुली कि हमें इसका भी पता चल जाए। और बाकी जो रद्द नावल है उसकी तीसरी एपिसोड भी आप लोग, मतलब आई मीन टू से, एक दिन में मैं 3 वो देती हूँ ना आप लोगों को वीडियोस बुक्स फॉर एवर चैनल पर, तो उसके जो तीसरी वीडियो होगी वो रद्द नावल की होगी। वो मैं दोबारा से मतलब आप लोगों को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो आप लोग डेली बेसिस पर एक एक एपिसोड आप लोगों को उसकी मिलेगी, 2 एपिसोड इस नावल की मिलेंगी। तो जितनी मेरे पास रद्द नावल की होंगी वो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर दे दिया करूँगी। तो आप लोगों ने इस नावल को ज़रूर सुनना, और अभी तक आप लोगों ने दिल दिया दहलीज़ नावल नहीं सुना तो वो जाकर ज़रूर सुन लें। स्टार्टिंग में आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाय गॉड मुझे उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, और वो बहुत पुराना नावल है, सब ने बहुत पसंद किया है। बजाते खुद मुझे बहुत पसंद आया। इश्क दी बाजी भी बहुत मज़े का है, वो भी बुक्स फॉर एवर चैनल पर है। बाकी जो माला नावल है वो आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हो, तो उसका मैंने सोचा है कि मैं ईद पर स्टार्ट करूँगी। पूरी कोशिश है कि ईद पर, मैं नहीं चाहती कि अगर मैं उसको स्टार्ट करूँ तो मैं दरमियान में स्किप करूँ, ठीक है। और बाकी उसके जो स्टार्टिंग की एपिसोड होंगी माला नावल की, वो क्योंकि मैंने जब नावल पढ़ना स्टार्ट किया था तो तब मैंने उसकी बाब पढ़े थे, तो वो कोई ऐसा अच्छे तो नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ। मेरी उर्दू भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑफ़ कोर्स मैं अभी भी मानती हूँ कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को गलतियाँ निकालनी है वो निकालते हैं, अभी भी निकालते हैं। और वो पहले तो स्टार्टिंग में उसकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकलेंगी, तो मैं पहले आप लोगों को वो क्या कहते हैं कि ख़बरदार कर रही हूँ, ख़बरदार अगर किसी ने मुझे कोई बात कही तो, वरना मैं वहीं हाइड कर दूँगी नावल, ठीक है। अभी तक मैंने उसको रखा हुआ है, हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं
इसकी अगली एपिसोड में आप लोग अभी जाकर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ड्यूरेशन उतना ही होगा जितना मैं आप लोगों को पहले वीडियो का देती हूँ। उस चैनल पर मैं ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इधर भी आप लोगों को एक लॉन्ग नावल देना होता है, साथ में मैं बाकी नावल्स को भी देख रही हूँ, साथ में मैं अपना थीसिस का भी काम करती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करना। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।